सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या फिर पीरियोडिक टेबल, जो भी आप बोलो। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन करना है, यस। एक बार कंफर्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको कि हम पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी से इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है, लेकिन हमारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इसको। हाँ ठीक है, प्रॉपर है सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, काफ़ी सारे तत्व थे, एलिमेंट्स थे। तो उनको अरेंज करने के लिए सबसे पहले जो अर्ली अटेम्प्ट्स हुए उनको पढ़ेंगे हम। डायरेक्ट इस पीरियोडिक टेबल में नहीं कूदेंगे, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने पीरियड्स हैं और किसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो सब डायरेक्टली हमें नहीं पढ़ना होता है। पहले हमें ये पढ़ना होता है कि ये पीरियोडिक टेबल आखिरकार बनी कैसे। एकदम से तो नहीं बन गई, धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट्स हुए होंगे, ठीक है। तो उन्हीं डेवलपमेंट्स को यहाँ पे हमें पढ़ना है जो धीरे धीरे हुए। तो सबसे जो पहला अटेम्प्ट किया लिया था वो था डॉबरनेर जी ने। उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रैड दिया, जिसको हम त्रियक का सिद्धांत बोलते हैं। डॉबरनेर्स लॉ ऑफ ट्रैड्स, चल क्यों नहीं रहा पेन। तो ये जिन्होंने अटेम्प्ट लिया ये इन द ईयर 1817, 1817 में इन्होंने क्या किया, 1817 में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। और जब अरेंज किया एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर नहीं, ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया 1817 में। जब इन्होंने अरेंज किया तो इन्होंने ये चीज़ पाई कि जो जैसे तीन तीन एलिमेंट को रख रहे थे, कि इस तरह से इन्होंने मतलब जब अरेंज किया तो इन्होंने पाया कि पहला और जो तीसरा एलिमेंट था, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज दूसरे वाले का एटॉमिक मास था। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे 7 और 39 को तो कितना आएगा, 46 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 23। उतना ही एटॉमिक मास है सोडियम का। ऐसे ही कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम में देखने को मिल रहा था, ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिल रहा था। बस 3 ही पेयर बन रहे थे। तो इससे बात तो नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि रूल ऐसा नहीं होता है कि बात बात पे जो है रूल चेंज हो। समझ रहे हैं, बात बात पे रूल चेंज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कर लो वहाँ पे ऐसा कर लो, नहीं, सिर्फ इन्हीं 3 वैलिड रूल जो होना चाहिए वही काइंड ऑफ यूनिवर्सल होना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे मैं निट्टो में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, निट्टो में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, ये सब क्या होता है, जनरली गलत होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरल रूल वहाँ पर पढ़ते हैं। उसी तरह यानी कि जो सब क्वेश्चन में अप्लाई हो, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन हर जगह एक्सेप्शंस नहीं चलेंगे। तो डॉबरनेर, बस हमें इससे याद रखना है कि लॉ ऑफ ट्रायड्स यानी कि त्रियक का सिद्धांत किसने दिया, डॉबरनेर ने दिया। कब दिया, 1817 में दिया। कितने पेयर्स बन रहे थे इनके, जिन्होंने बात बोली थी कि पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये जो है इन्होंने डॉबरनेर जी ने बोला, और इनके सिर्फ 3 ही पेयर्स बन रहे थे। फिर आगे आए तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे आए तो न्यूलैंड्स यानी JAR न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1865 1865 में अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिसको अष्टांग का सिद्धांत बोलते हैं। ये जो लॉ था ये म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था। कैसे, जैसे म्यूजिकल नोट होती हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, नी के बाद फिर से सा आ गया, यानी कि पहला और आठवां एलिमेंट सेम है। वही ये बोल रहे थे कि पहला और आठवां जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि पहला और आठवां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उसी तरह से जिस तरह से म्यूजिकल नोट में पहला और आठवां जो होता है वो सेम होता है। ये सारे गामा पादा नहीं होता है आपका इंडिया में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, वेस्टर्न म्यूजिक में होता है डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी, और उसके बाद फिर से डो आ जाता है। क्लियर। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बार बार आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही अरेंज किया था डॉबरनेर ने। न्यूलैंड भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं है ये। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। न्यूलैंड अरेंज्ड द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज विद ईच रो हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो दिक्कत क्या थी इनकी पीरियोडिक टेबल में, दिक्कत ये थी, ध्यान रखना 1865 में दिया था तो मैंने आपको बता दिया, दिक्कत ये थी कि इनका जो लॉ है ये वाला सिर्फ कैल्शियम तक ही लग रहा था। और इनकी पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखिएगा लास्ट जो एलिमेंट था इनकी पीरियोडिक टेबल में दैट वाज थोरियम। लास्ट एलिमेंट क्या था, थोरियम था। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे इनकी पीरियोडिक टेबल में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो 56 थे, 56। क्लियर इतनी चीज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 56 थे। लास्ट एलिमेंट कौन था, थोरियम था। अब बहुत सारे डिफेक्ट थे, एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, जब दो लोग आप भी देखते हैं, ठीक है, एक साथ हो तो आपको कुछ ना कुछ है ना गड़बड़ लगती है वहां पे।
जब भी आपको दो लोग एक साथ दिखते हैं और एक ही ब्लॉक में दिख रहे हैं, ठीक है, दो लोग एक साथ हैं, दो लोग एक साथ क्यों हैं भाई, क्या कर रहे हैं, अलग अलग होना चाहिए ना, पहला बात। दूसरा बात, ये नॉन मेटल्स हैं, निकल क्या है, मेटल है, कोबाल्ट क्या है, मेटल है, तो ये मेटल नॉन मेटल साथ में क्या कर रहे हैं, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, आयरन तो मेटल है, ये मेटल और नॉन मेटल साथ में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथ में, तो अगेन गड़बड़ है, ये गड़बड़ थी। और सवाल क्या पूछता है यहाँ पे, सवाल पूछता है पहला तो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, ऑक्टेव मतलब वही अष्टांग मतलब 8, पहला और 8वां सेम होगा, न्यूलैंड ने दिया, कब दिया, 1865 में दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे था, कितने एलिमेंट थे, 56 थे, लास्ट कौन सा था, थोरियम था, कहाँ तक लॉ एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक था। फिर पूछता है ये इस तरह से कि जैसे पूछ लेगा कि फा में क्या आएगा, ऐसे भी पूछता है कि फा में क्या आएगा, सो में क्या आएगा, मी में क्या आएगा, रे में क्या आएगा, तो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन नहीं सोडियम, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज जिनको बोलते हैं, नहीं पता है तो आगे आपको पता चलेगा क्या होती है इनर्ट या फिर नोबल गैसेज, वो नहीं है, तो ठीक है वो नहीं है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन नहीं है, पोटेशियम कैल्शियम। तो इस तरह से अगर आपको वो मैंने कल एक टेबल याद करने को दी थी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, वो आई होप सब लोग याद करके आए होंगे, ठीक है, आपको और आसानी होगी इस लेक्चर में, ऐसा नहीं कि नहीं याद करके आएंगे, नहीं पता होगी तो लेक्चर समझ नहीं आएगा, लेकिन और आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ किस तरह से सवाल पूछेगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप पूछेगा जहाँ पे ली है जिस ब्लॉक में, उसी में आपको और क्या देखने को मिलेगा, कॉपर देखने को मिलेगा, जिंक देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, तो वो आपको मैच करवाने को पूछ देगा। तो ये जो डब्बा है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको हाइड्रोजन से कैल्शियम तक याद है तो ये डब्बा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ में आ गया, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद जो है हमारे लोदर मेयर करके है, वीडियो सेव नहीं होता क्या, नहीं ये बैच की वीडियोज़ हैं तो ये वीडियो सेव नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे से याद नहीं है सर, मेंटली जल्दी वहाँ से हटा अच्छा हाँ, लेकिन अभी बीच में आएंगे मेयर साहब, ठीक है, मेयर साहब आएंगे मेंटली से भी पहले। तो मेयर पब्लिश्ड हिज periodic table in 1862 which included 28 elements. He published an updated version in 1864 which included 50 elements. Mayer was the first to identify periodic trends in the properties of elements. He plotted the atomic volume of an element against its atomic weight to show this pattern. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता है कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का ग्राफ किसने प्लॉट किया था, तो लोथर मेयर जी ने प्लॉट किया था, और इसके थ्रू उन्होंने दिखाया था पीरियोडिक ट्रेंड को। ये पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा होगा सभी ने, कि ऊपर से नीचे जाने पे जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है, ये सब क्या होते हैं, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, जब हम पढ़ेंगे। तो इस तरह के ट्रेंड को बताने वाले पहले साइंटिस्ट लोथर मेयर थे, इन्होंने ये ट्रेंड बताया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट करके, बस हमें इसमें इतना ही पढ़ना है, खत्म बात। नाउ वहाँ से हटो नहीं, गिव मी सम स्पेस गाइस। कौन है ये है हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ही इज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको फादर बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए पीरियोडिक टेबल में, जितना बड़ा काम इन्होंने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने फाइनल पीरियोडिक टेबल दिया, आई एम जस्ट सेइंग कि जितना इन्होंने काम किया पीरियोडिक टेबल में वो किसी ने किया। इनका नाम क्या था, दिमित्रिव आयोनिक मेंडेलीव, इन शॉर्ट दिमित्री मेंडेलीव, ठीक है, ये डी होगा, ठीक है, डी आई नहीं होगा, डी एम आई, ठीक है। तो ये रशियन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरेंज किया 63 नोन एलिमेंट्स को, उस समय 63 एलिमेंट थे, कितने थे, 63 एलिमेंट्स थे, और उन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। इन्होंने न्यूलैंड ने कितनों को किया, 56 को किया, और मेंडलीव जी ने 63 को किया। अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, एटॉमिक मास ही चल रहा है अभी तक। ही डिवाइडेड द टेबल इनटू 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। इनकी यानी कि पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स में थी, 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे, यानी कि इनकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिख रही थी जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। The law states that the properties of elements are a periodic function of their relative atomic mass. समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो रुक जाओ, आगे समझ में आ जाएगा अभी। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने ये बोला था कि जो पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट है, जो कि बात गलत प्रूव हुई आगे चल के। सिर्फ ये बात तो सभी बोल रहे थे अभी तक जो आए थे, चाहे वो आपके ये डॉबरनायर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेयर हो, ठीक है, सब ये बात बोल रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एटॉमिक मास पे डिपेंड हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो नंबर पे डिपेंड करती है। ये बात आगे चल के मौजले बताएंगे। अब मेंडलीव जी को मतलब क्रेडिट क्यों जाता है इतना, मेंडलीव जी बहुत तेज थे, मतलब इतने तेज थे तुम सोच नहीं सकते हो। जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं भी हुए थे उनको ये पहले से ही प्रेडिक्ट करके चले गए थे कि भाई जैसे ये एल्यूमिनियम है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, तो इसके आगे डब्बा खाली छोड़ के चले गए। इन्होंने ये नहीं बोला कि इसके आगे तो कोई अपना जबरदस्ती फिट बिठाने के लिए कि यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं होगा और जबरदस्ती यहाँ पे लाया। उन्होंने बोला नहीं, एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा मेरे जाने के बाद या फिर मेरे रहते हुए कभी भी एक एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी, उसका एटॉमिक मास जो है वो इतना होगा, वो भी बता के गए वो। और उसको क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम। जैसे एल्यूमिनियम के बाद जो खाली जगह थी इसको एका एल्यूमिनियम, ऐसे ही बोरॉन के बाद जो खाली जगह थी एका बोरॉन। एका एक संस्कृत शब्द होता है, एका एक संस्कृत शब्द होता है, एक मतलब होता है जिसका मतलब एक आगे, एक आगे। तो एका एल्यूमिनियम जो है ना, जो ये प्रॉपर्टी बता के गए, ये बोले थे कि 68 होगा बेटा, देख लेना तुम,
इसी के आसपास होगा। और जब हमें मिला उसकी जगह एलिमेंट, तो एक गैलियम करके एलिमेंट मिला जिसका 69 पॉइंट समथिंग कुछ एटॉमिक मास था। तो इससे हमें पता चलता है गैलियम का 69.72, इससे हमें पता चलता है कि कितने तेज थे ये। इसी तरह एका बोरॉन बाद में स्कैंडियम बना, ठीक है, तो 44 जिसका एटॉमिक मास बोल के गए थे। एका सिलिकॉन जर्मेनियम बना। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये तीन जो है ना शुरू के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे आपको एका और ये त्रिका और द्विका और सब याद नहीं रखना है। एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, अभी तक तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बना अभी तक। तो एका एल्यूमिनियम गैलियम होता है, एका बोरॉन स्कैंडियम होता है, एका सिलिकॉन आपका क्या होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने गैप्स को भी बहुत ब्यूटीफुली पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन इनके कुछ डिफेक्ट्स थे इनकी पीरियोडिक टेबल में। डिफेक्ट ये थे कि बेचारा हाइड्रोजन दर बदर इधर उधर उसको फिक्स पोजीशन ही नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और वो कुछ हमारे है ना हिमेश जी की तरह गाना गा रहा था, फिर तारा दर बदर पीरियोडिक टेबल में मिलती जगह नहीं उसको, तो फिर जगह क्या मिल नहीं पाई। तो बाद में जो है किसने जगह दी, जो आगे हमारे साइंटिस्ट आते हैं, मॉजले। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज नॉट मेंटेन। अब ठीक है, मेंडलीव जी ने बोला एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, और उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट के ऑर्डर में लगाया, वो भी तो फॉलो नहीं हो रहा है कहीं कहीं पे। देखिए 58.9 के बाद 58.7 आया जा रहा है, तो ये निकल तो पहले आना चाहिए था। सम एलिमेंट्स इन सम ग्रुप डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, कुछ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी में डिफर कर रहे थे। लैंथेनाइट एक्टिनाइट को बेचारा वो भी दर बदर फिर रहे थे। तो फिर आए हमारे मॉजले। ठीक है, मॉजले ने जो है इनको सहारा दिया सबको, और मॉजले ने जो दी है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यूएस के साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने 1913 में पीरियोडिक टेबल दी। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मज़ा नहीं आया बेटा, मज़ा नहीं आया तो तुम पैसे नहीं दियो हमें गाने के लिए, है ना, तो हम पैसे वापस नहीं करने वाले हैं तुम्हें, पढ़ने के लिए दियो तुम हमें पैसे, गाने के लिए नहीं दियो। तो यहाँ पर अगर बात करें कि एक बार समराइज कर लेते हैं किस तरह से सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले 1817 में 1817 में डॉबरनायर ने लॉ ऑफ ट्रैट दिया। 1865 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। देन लोथर मेयर बीच में 1864 के टाइम पे। देन 1860 ये लिखा ना 1869, हाँ लिखा 1869। देन 1869 में मेंडलीव जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, और 19 जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। देन फाइनली जाकर 1913 में हेनरी मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, जो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स थे उसको उन्होंने करेक्ट किया। ठीक है, ही सेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। और ये एटॉमिक नंबर इन्होंने ध्यान रखियो एक्सरे का यूज़ करके इन्होंने निकाले थे। पूछ लेता है कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन कि किसका यूज़ करके, एक्सरे का यूज़ करके उन्होंने एटॉमिक नंबर वगैरह सब ये निकाले थे। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अभी तक सब लोग क्या बोल रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करी, एटॉमिक मास पे डिपेंड करी, लेकिन पहले थे इन्होंने बोला एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। उसका कारण भी है सर, कारण ये है कि अभी तक रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। रदरफोर्ड ने, अगर याद हो, कल हम लोगों ने देखा था 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया था, 1911 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अभी तक जो सब काम हो रहे थे 1911 के पहले हो रहे थे, अब ये 1911 के बाद पहला काम हुआ था, और वो न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बारे में अच्छे से पता चल गया था। इस वजह से एटॉमिक नंबर पे फाइनली बात आके टिकी कि इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड होती है, जो कि बात सही है। ठीक है, अब इसमें कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, बेसिक समझते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भाई सारी चीज़ें, कितने ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आराम आराम से। तो ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल मतलब ये जो खड़ी खड़ी लाइन होती है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन्स होती हैं। कितने ग्रुप्स हैं टोटल, आपके 18 ग्रुप्स हैं, 18 है। पीरियड्स की बात करें क्या होंगे, तो पीरियड्स आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं आवर्त, इनको बोलते हैं समूह। तो ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ये कितने हैं, 7 है, 7 है। एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स हैं 118। लेकिन अगर तुमसे पूछ लेगा नेचुरली अकरिंग कितने हैं, तो उत्तर क्या दोगे, क्यों, नेचुरली अकरिंग यानी कि जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, वो नेचुरली हमें नेचर में मिलते हैं। ये टोटल है, ध्यान रखना 94 इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं ब्लॉक्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ब्लॉक्स होते हैं ये पहला, और ये अब ये देखो, ये क्या है, ये सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिख रहे हैं ग्रुप्स। और पीरियड्स कितने हैं, तो पीरियड्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 पीरियड हैं। अब इनको मत गिन लेना, ये 8, 9 नहीं है। ठीक है, बस 7 ही हैं हमारे। ठीक है, इनको अलग से निकाल दिया है, क्यों निकाला है वो भी अभी हम समझेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये ब्लॉक्स क्या होते हैं अभी समझते हैं। तो पहला और जो दूसरा ग्रुप है ये मिलकर बनाते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, 13 से लेकर 18 तक ये मिलकर बनाते हैं पी ब्लॉक। ये आपके ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक बनाते हैं डी ब्लॉक। और ये जो हैं ये दोनों बनाते हैं एफ ब्लॉक। ये क्या बनाते हैं, एफ ब्लॉक। अब ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं कि एस पी डी एफ क्या होते हैं, एस पी डी और एफ। ठीक, एस ब्लॉक हम पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो या फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो इनकी एस सब शेल में एंटर करता है। कल आपको शायद पढ़ाए थे हम ये कि हमारी शेल होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, KLMN बोर बरी मॉडल इन 1913। याद आया, याद आया। फिर उसके उस शेल के अंदर होती हैं SPDF सब शेल होती हैं, SPDF। ठीक है, तो इसमें एस सब शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इसमें इसको पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट है पी ब्लॉक वाले, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर रहा है, डी वालों में डी में एंटर कर रहा है, एफ वालों में एफ में एंटर कर रहा है। खत्म बात। एस ब्लॉक, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2। पी का मतलब क्या है, ग्रुप नंबर
13 से लेकर 18 तक। डी का मतलब क्या है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। और एफ का क्या है, एफ का एक्चुअली आपको बताते हैं क्या मतलब स्पेशल क्या है, इसका स्पेशल केस क्या है। लेकिन ये ध्यान रखना जो डी ब्लॉक वाले होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए एस और पी के बीच में ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब जो बीच में आता है, तो एस और पी के बीच में कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे। एफ का स्पेशल केस क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। जब छठे पीरियड में आया तो सीजियम मिला, बेरियम मिला, फिर बाद मिला अपना ये लैंथेनम। फिर जब हम लैंथेनम के आगे बढ़े तो हमने इस चीज़ को पाया, अरे भाई चल जाओ, लैंथेनम के आगे जब हमने देखा तो ये देखा कि जो उसके आगे आने वाले 14 एलिमेंट हैं वो उसी की तरह हैं। तो हमने इन 15 को बोला निकल तो जरा, तुम जैसे नहीं टीचर, होमवर्क किसने नहीं किया, खड़ा हुआ अपने लड़का, अच्छा तुमने भी नहीं किया है, अच्छा तुमने भी नहीं किया, बैक टू बैक तुमने भी नहीं किया, फिर टीचर बोला खड़े तो जाओ जिन जिन लोगों ने नहीं किया। ऐसे ही होता था मामला। और फिर उसके बाद तो क्या होता था तुम्हें ही पता है ना, वो आ की आवाज़ें निकलती थी फिर। तो ये जो है लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक, इनको अलग निकाल दिया गया, जिसको हम लालू करके याद कर लेते हैं। लालू, ला से लैंथेनम, लू से ल्यूटेटियम। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक, इनको बोल दिया लैंथेनॉइड्स। क्यों बोल दिया, क्योंकि पहला एलिमेंट लैंथेनियम था इसलिए। जब 7th पीरियड में आए, 7 ही पीरियड होते हैं हमारे, 7th पीरियड में तो फ्रेंशियम मिला, रेडियम मिला, फिर हमें मिला एक्टीनियम। एक्टीनियम का वही था हाल, एक्टीनियम का वही हाल था। ये कॉपी लेके नहीं आए थे, कॉपी खो गई, तो फिर इनको ये कॉपी, इनके आगे आने वाले और जो 14 लोग थे वो भी कॉपी लेके नहीं आए थे, सब एक्टीनियम को फॉलो कर रहे थे। प्रिंसिपल टीचर ने बाहर निकला जरा सब लोग, और बाहर निकल के जो है इन दोनों को अलग से प्रिंसिपल के पास ले जाने के लिए रखा। इनको बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन के अंदर घुसे हुए थे, इनको निकाला है बाहर, बाहर निकल के आओ, ये घुसे हुए थे। तो इनर ट्रांजिशन मेटल एक्टीनियम से लेकर, यानी एटॉमिक नंबर 89 से लेकर लॉरेंशियम, लॉरेंस बिश्नोई तक जाते हैं, ये 103 तक। समझ में आई बात। तो एफ ब्लॉक वालों को क्या बोल देते हैं, एफ ब्लॉक वालों को बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। कितने एलिमेंट होते हैं टोटल इसमें, 30, लालू और एक्टीनियम से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन मेटल टोटल 30 होते हैं, जिनको हम निकाल के रखते हैं एफ ब्लॉक में। 57 से लेकर 71, 89 से लेकर 103। क्लियर है ब्लॉक, ये ब्लॉक क्यों होते हैं, क्या होते हैं। अब मेटल्स आपके कहाँ कहाँ किस ब्लॉक में आएंगे, मेटल्स एस ब्लॉक में भी आते हैं, मेटल्स एस ब्लॉक में भी आते हैं, पी ब्लॉक में भी आते हैं, डी ब्लॉक में भी आते हैं, और एफ ब्लॉक में भी आते हैं। ठीक, सारे ब्लॉक में आते हैं। ये दिखाएं, एस ब्लॉक में सब देख रहे हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बस ये है जो एस ब्लॉक में, ये आपका नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन। बाकी सब देख लो, रूबिडियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, बेरियम, फ्रॉन्स। ठीक है, ये सब वो एस वाले हैं। डी वाले में देख लो, ये सब है ना, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, सब मेटल ही होते हैं, कॉपर। यहाँ पर आएंगे, ये पी ब्लॉक है, एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम मेटल है। ठीक है, ये सब मेटल्स हैं आपके। ठीक है, एल्यूमिनियम, गैलियम में सब मेटल है तो पी ब्लॉक। और ये सब एफ ब्लॉक वाले भी मेटल है, यानी कि मेटल हर ब्लॉक में, नॉन मेटल ओनली इन पी ब्लॉक, ओनली इन पी ब्लॉक, सिर्फ पी ब्लॉक में ही नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड ओनली इन पी ब्लॉक। मेटलॉइड कोई ज़्यादा नहीं होते। मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं। बीच के होते हैं मतलब मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनके बीच के, यानी कि थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा झेल लेते हैं, तो वो वाले होते हैं मेटलॉइड्स, बीच वाले। मेटल जितने गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं, नॉन मेटल जितने बैड भी नहीं, तो दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी शो करते हैं। कौन होते हैं, कौन होते हैं ये, कौन होते हैं ये। तो जी आज से सब 13 हो गया। ठीक है, गाना है ना एक, आज से सब, मैं गाऊंगा नहीं तो फिर बोलोगे सर मज़ा नहीं है। ठीक है, तो आज से सब 13 हो गया, है ना, वो तेरे कांधे का क्या तिल है ना, जो कुछ ऐसा टाइप गाना है वो। खैर, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। कौन कौन है जी, आज से सब 13 हो गया, मतलब जी से जर्मेनियम, आज से आर्सेनिक, सब से आपका एंटीमनी। ठीक है, और 13 से टेल्यूरियम। ठीक है, आज से सब 13 हो गया, तो इस तरह से आप याद करेंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। बोरॉन को, सिलिकन को हम बोल देते हैं मेटलॉइड हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेटलॉइड होते नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा ये मेटल की और थोड़े नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। सिलिकन की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम यूज़ करते हैं चिप्स वगैरह बनाने में, जो हमारा ये इंडस्ट्री होता है, मोबाइल वाली इंडस्ट्री जो होती है, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो मेटलॉइड पूछे और इसमें जी आज से सब 13 में कोई ना दिखे और बोरॉन या सिलिकन में कोई ऑप्शन में हो तो टिक कर दीजिएगा। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग होते नहीं ट्रू मेटलॉइड्स, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जी जर्मेनियम, आज से यानी कि आर्सेनिक। ठीक है, देख लीजिए, फिर वहाँ पे ये सब से एंटीमनी होता है। ठीक है, और टेल्यूरियम। और यहाँ पर बोरॉन और सिलिकन को भी ध्यान रख लेना कि अगर पूछ ले मेटलॉइड में तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, और अगर इन सब में कोई ना हो तो फिर हमें यही टिक करना होगा। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो तो आगे बढ़ें, फिर जल्दी से बताएंगे, कंफर्म करेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। डायगनल रेशा तो जय सैनी, बेटा तुम जय सैनी, तुम्हारे ये अतरंगी कमेंट क्यों रहते हैं, जैसे मैं रोज कंट्रोल करता हूँ, जैसे तुम ही एक से स्टूडेंट होते हो जिसका कमेंट देख के मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल में लाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, डायगनल रिलेशनशिप चैप्टर खत्म हो गया क्या और इमोजी बनाओगे लाल पीले करके, वो कुछ है ना। हाँ सर, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छा, 9 से क्लियर, ओके।
और रिया जायसवाल वैलेंस आपको नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं वैसे तो मैंने आपको कल बताया था कि जो आखिरी शेल होती है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, नहीं समझ में आया तो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब बताऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है, वैलेंस शेल क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसके लिए शेल बताना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में समझेंगे। और अगर एसपीडीएफ भी नहीं समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, इनको कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं। पहले ग्रुप वालों को एल्कली मेटल बोल देते हैं। अब इसके पीछे का भी कारण है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। समझ में आया तो ठीक है। देखो बेस जानते हो, बेस क्या होते हैं, क्षार, सॉरी क्षार ही बोलते हैं ना बेस को। हाँ, क्षार जो होता है वो क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। और आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, तो वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं वो एल्कली होते हैं। तो इन सब के जो बेस ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, तो इसलिए इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। तो खैर समझ में आया तो ठीक है, ठीक है। ना समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, बैक करो तो समझो उसको ठीक है। वो आपको वैसे तो बेस में इतना तो पता होगा ना बेस क्या होता है यार, ठीक है। तो नहीं पता तो फिर एसिड बेस सॉल्ट में पता चलेगा, ठीक है। तो इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। दूसरे वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। 15 वाले को ही ध्यान रखना, ये 15 है, ये 16 है, ये 17, ये 18 है। 15 वालों को निक्टोजन, 16 वालों को चैल्कोजन, 17 वालों को हेलोजन और ग्रुप 18 वालों को बोलते हैं क्या, नोबल गैसेस, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। अब होता क्या है कि हमें ये याद रखना होता है क्या कि पहले ग्रुप के एलिमेंट दूसरे के 15, 16, 17, 18, यहाँ तक कि 13 के भी याद रखने होते हैं, 14 के भी याद रखना होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये है पहला और दूसरा। ये जितने ग्रुप हैं इन सब के एलिमेंट हमें याद रखने होते हैं। याद किस लिए रखने होते हैं, कभी कभी काम आ जाते हैं। जैसे 5 6 लिख के दे देगा आपको, बोल देगा इनको बढ़ते इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लगा दो, घटते हुए एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लगा दो, तो वो तभी लगा पाओगे। ट्रेंड तो अभी हम तुम्हें बता देंगे कि ऊपर से नीचे में बढ़ता है, तो तुम्हें पता तो होनी चाहिए ऊपर से नीचे में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो पहला दूसरा समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं लिख दूँ पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, और रुबीडियम लिख दूँ मैं। अब बताओ इनको एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लगाओ, तो कैसे लगा पाओगे। मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि ऊपर से नीचे में बढ़ता है, तुम्हें पता है, तभी तो लगा पाओगे ना जब तुम्हें पता है कि ऊपर से नीचे में ऑर्डर क्या होता है। तो इसलिए हमें ये याद करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कैसे याद करेंगे, ठीक है। बड़े आराम से याद करेंगे, बड़े अच्छे से याद करेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। दिक्कत लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से रिलैक्स करके पढ़ो, ठीक है। देखो हेलीना कब्र से फरार, हेलीना दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि दिख ना रहा हो। एक बार जरा कंफर्म कर दो ये दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं दिख रहा है। ये जो एलिमेंट है लिथियम ना दिख रहा हो तो मैं किसी और स्लाइड में देखूँ, अगर हो तो। ना दिख रहा हो तो बताओ मैं लगा लूँ। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, ना दिख रहा हो तो मैं। सर इज नॉट प्रेग्नेंट स्टिल डिलीवरिंग द बेस्ट सेट, कोई ट्रिक है क्या इसकी, है ना, पहले ये बताओ। दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम कर दो, चलो रुको 1 सेकंड रुकना, ठीक है, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अभी देखो तुम्हें जादू दिखाते हैं। अच्छा यहाँ था तो इसी में बता दें, इसी में बता दें, बताओ, ठीक है। इसको हटा दें, हटाएंगे नहीं तो फिर ये वाला तो फिर काफ़ी लोग जो होते हैं इससे पढ़ते हैं। रुकना अभी एक तो जादू दिखाते हैं, देखना अभी टेबल लगाते हैं इसमें, पीरियोडिक टेबल, ठीक। देखना जादू दिखा दे मैं, अभी आ जाएगी मेरी पीरियोडिक टेबल, ये आ गई क्रैक, ठीक है। अब इसमें दिखेगा, चलो अब इसमें प्रॉपर दिख रहा होगा। चलो तो इस तरह से याद करेंगे इसको। हेलीना कब्र से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हेलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, बे से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। या फिर इस तरह से भी याद कर सकते हो क्या, तुम्हारी भाषा में, बेटा मांगे क्या, बेटा मांगे कार और सुंदर कन्या, ठीक है, और बाप राजी। इस तरह से याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार और सुंदर कन्या, ठीक है, और बाप राजी, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, जैसे भी याद करना है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो ग्रुप नंबर 13 है, 13 बोरॉन है। ये पहले एलिमेंट समझ लो, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है, ये थैलियम है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब याद कैसे रखेंगे इसको, याद हम ऐसे रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर, खाओ भाई सर्दियों का टाइम है, अच्छे से खाओ, ठीक है, सेहत बनाने का सही टाइम है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला या थैली, थैलियम, थैलोफाइटा, याद है कुछ, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, याद हो गया, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली। आ जाओ इस पे 14th वाले पे, कार्बन है, ये सिलिकन है, ये जर्मेनियम है, ये टिन है, ये लेड है। कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, कहा सीता जी ने, ठीक है, कहा सीता जी, एक सेकेंड, हाँ ऐसे याद करो, कहें सीता जी सुने पार्वती जी, कहें सीता जी सुने पार्वती जी। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जो लोग एकदम ही भूल गए हैं अपने कक्षा 8 9 10 की पढ़ाई, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा कि भाई इसको टिन बोलते हैं, टिन को ऐसे टीएन मत लिख देना, ठीक है, टिन को ऐसे लिखते हैं ना कि टीएन। आगे बढ़ते हैं, ये है ग्रुप नंबर 50, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद कैसे रखेंगे, याद हम ऐसे रखेंगे इसको, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं,
ऐसे याद कर लो, ठीक है। वैसे ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो अगर ऑस्ट्रेलिया भिखारी है तो फिर हम भी भिखारी हुए ऑस्ट्रेलिया से बड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। अब तुम ये मत समझना कि मैं ऑस्ट्रेलिया हो क्या हूँ, लेकिन हाँ दिखता तो वही है ना। कानपुर से बाहर तो मैं निकला नहीं हूँ आज तक ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इसको हम याद रखेंगे कैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हैं। 16 पे आते हैं, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि ओल्ड स्टाइल से टीपो। मुझे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि मैं लिखूं कि है ना हलीना कब्र से फरार, नहीं याद है तो आप उसको लिखो, खुद से लिखो। बाकी नोट्स जो लोग बैच में तो नोट्स में लिखा मिलेगा आपको। तो ये क्या है? ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो। आगे आ जाओ 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। इसको याद करेंगे। फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। फिर कल बाहर आई आरती, इसको इस तरह से याद करेंगे जो हेलोजेंस हैं। और 18th को कैसे याद करेंगे? 18th जिनको कि नोबल गैस है, इनर्ट गैस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? निक्टोजन, चैल्कोजन, हेलोजन, इनर्ट गैसेस। इनको ऐसे याद करेंगे, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। समझ में आया सभी को? तो सारे याद हो गए आपको। अब ये जो आखिरी वाला है ना, ये जो आपने याद किया है, ये आपको एक जगह और फायदा देगा। कहाँ फायदा देगा? वो कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इस पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन सा है। इस पीरियड का, किस पीरियड का? किसी भी पीरियड का पूछ ले, तीसरे का पूछेगा। मतलब किसी भी पीरियड का आखिरी एलिमेंट एक नोबल गैस ही होगी, एक इनर्ट गैस ही होगी आखिरी एलिमेंट। अब वो किसका पूछ रहा है तो बताओ किसका पूछना है। नहीं नहीं, बताओ किसका पूछना है। मैं जैसे मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्या ये, ठीक है। तो मुझे नहीं, अब किसी का भी पूछ लो। अब मुझे पता है कि भाई ये हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है। पहले पीरियड का ये लास्ट एलिमेंट है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथा का ये, पांचवें का ये, छठवें का ये। पूछो किसका पूछना है, सिंपल। तो इस तरह से याद हो जाएगा हमको, ठीक है। कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, उनका एटॉमिक नंबर पूछ लेता है। जैसे सी बॉर्जियम करके एक साइंटिस्ट थे, उनका एटॉमिक नंबर उनके नाम पे पूछ लेता है। तो ये एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताएंगे? 106। मेंडेलिवियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 101। और रदरफोर्डियम का होता है जो रदरफोर्ड जी के नाम पे, ये मेंडलीव जी के नाम पे 104। मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पाएं तो ये रहा मेंडेलिवियम, आपकी एक्टिनाइड सीरीज का पार्ट होता है। सी बॉर्जियम ये आपके 7th पीरियड में आता है, सी बॉर्जियम, ठीक है। और यहाँ पर है आपका कहाँ गया आपका 104 नंबर रदरफोर्डियम, ये रहा आपका, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अब ये डी ब्लॉक के मैं याद करवा नहीं रहा हूँ फालतू में लोड बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। हाँ, कभी कभी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनके एटॉमिक नंबर पूछ लेता है। सिल्वर, गोल्ड एटॉमिक नंबर के अलावा ये किस पीरियड या ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ध्यान रख लेना, और मरकरी भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो 4 एलिमेंट का भी ध्यान रख लोगे, ठीक है। निकल वगैरह, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, बस, ठीक है। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब नहीं। बस इतना ध्यान रख लो कि ये जो निकल, कॉपर और जिंक है, निकल, कॉपर और जिंक, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। आप पता है, आप किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो किस पीरियड में आता है। कैसे, वो भी आप अभी समझेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालना समझ जाएंगे। तो ये 4th पीरियड से हैं। सिल्वर जो है हमारा ये 5th पीरियड से है। गोल्ड, प्लैटिनम और मरकरी आपके 6th पीरियड से हैं। ये 4th, ये 5th और ये 6th पीरियड से हैं तीनों, ठीक है। ग्रुप ध्यान रखना। तो ग्रुप आपका निकल और प्लैटिनम का है, ये कौन सा? ये आपका है यहाँ पर 10th हो जाएगा। ये आपका कॉपर, सिल्वर, ठीक है। कॉपर से महंगा होता है सिल्वर, सिल्वर से महंगा होता है गोल्ड। तो पूरा ऑर्डर याद कर लो, 11वें से ही है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। और जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है ये किससे बिलोंग करते हैं? ये आपके 12th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा डी ब्लॉक में जो हमारे कुछ मेटल्स होते हैं उनके बारे में। अब हम डायगोनल रिलेशनशिप है ना, जय सैनी ने पूछा था बेटा, जय अब देख लो ना ध्यान से, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलो डायगोनल रिलेशनशिप मैं बताऊंगा और आप बता देना अगर कुछ डाउट तो नहीं है किसी का, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? विकर्ण संबंध इसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअल में डायगोनल रिलेशनशिप आप समझ पाओगे, अभी समझ जाओगे तो वैसे कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन आपको समझा देते हैं, हम अभी समझा देते हैं। जैसे होता क्या है ना कि अभी हम समझेंगे ट्रेंड जब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, कि ऊपर से नीचे जाने में जो साइज है वो बढ़ता है और लेफ्ट से राइट में घटता है। कोई भी प्रॉपर्टी जो ऊपर से नीचे में जाने में बढ़ेगी वो लेफ्ट से राइट में घटेगी। तो इस केस में जैसे कि यहाँ पर हम 2nd और 3rd वाले ग्रुप्स में, तो यहाँ हम ऊपर से नीचे गए, ठीक है। लिथियम से सोडियम, साइज बढ़ा, साइज घट गया। तो यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, कुछ सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर होती है कई हद तक। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे सेम होगी? सर यहाँ तो कोई है ही नहीं, है भाई वो एल्यूमिनियम, वो बेचारा उछल के वहां पर चला गया, वैसे है वो मेटल ही, बेचारे को जाना पड़ा, दूर बिछड़ना पड़ा उसको पी ब्लॉक में। जैसे कि ज्योग्राफी से रिलेट कर लो इसको, कैसे कि ये हम मानते हैं कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है वो जुड़े हुए थे एक टाइम पे, जिग सॉ फिट, याद आया कुछ? जिग सॉ फिट, फिर अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था ड्रिफ्ट किए थे, लेकिन पहले एक टाइम पे एक रहा, एक थे कभी। तो ऐसे ही समझ लो बेचारा ड्रिफ्ट कर गया उधर पे, ये है तो मेटल ही, वो आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ग्रुप नंबर 13 से मिल रही थी, इसलिए इसको वहाँ पर ये सब कुछ खाली। यहाँ पर आप देखो 2nd वाला जो पीरियड है और जो 3rd वाला पीरियड है, यहाँ पर 10 एलिमेंटों का गैप है बीच में। तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम से सिमिलर होंगी, ठीक है। लिथियम के मैग्नीशियम से, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से। ये हमें 2nd और 3rd पीरियड में देखने को मिलता है कि भाई जब हम ऊपर से नीचे गए और लेफ्ट से राइट गए, तो कैसे हुआ? ऊपर से नीचे गए, लेफ्ट से राइट गए, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो थोड़ी सी सिमिलर हो गई।
मैं आपको ट्रेंड पढ़ाऊँ इससे पहले कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा बतानी है इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। पहले यहाँ तक बताओ किसी का कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से, किसी का कोई डाउट? सर ट्विटर कैंपेन का टाइम हो गया, हाँ तो ट्विटर कैंपेन करना है, बिल्कुल करना है। अभी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना के डालूंगा थोड़ी देर में जब क्लास खत्म हो जाएगी। और सभी टीचर्स जो भी बोल रहे हैं आपको करना है वो सारी चीज़ें, है ना। चलो तो अभी क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। चलो तो अभी आ जाते हैं नोबल गैसेस में। क्या पढ़ाना है मैं आपको नोबल गैसेस में? तो नोबल गैस, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, जो 18th ग्रुप है, और इसी को हम जीरोथ ग्रुप भी बोल देते हैं, जीरोथ ग्रुप। ठीक है, कौन कौन सी मैंने बताई थी गैस आपको? हेमा, नेहा और करीना, जीती, रहना, यही बताई थी। अब इनकी डिस्कवरर्स पूछ लेता है कभी कभी, तो इसमें ध्यान रखना नॉर्मन लॉकियर। क्या नाम याद रखोगे? नॉर्मन लॉकियर। और जो बाकी के जितने हैं उनमें एक नाम याद रखोगे कॉमन, एंड दैट इज विलियम रैमसे। ये एकदम गांठ बांध लेना, ठीक है, कि विलियम जो रैमसे हैं इन्होंने ही डिस्कवरी करी थी जितनी भी ज़्यादातर हमारी इनर्ट गैसेज हैं या फिर नोबल गैसेज हैं उनकी, किसी ना किसी के साथ मिलके। जैसे ऑर्गन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ऑर्गन में ये मिले हुए थे थोड़ा सा, क्या नाम था उनका? रैले। ठीक है, रैले के साथ मिले हुए थे, यहाँ पर रैले जी के साथ मिले हुए थे, यहाँ पर एक ट्रैवर्स करके थे उनके साथ मिले हुए थे। लेकिन ये उतना पूछता है नहीं आपसे, आपसे पूछेगा विलियम रैमसे के बारे में। ठीक है, अब कभी कभी थोड़े से यूजेस पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर भी जेनॉन में भी ये ट्रैवर्स के साथ मिले हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ यूजेस पूछ लेता है, जैसे कि हीलियम को जो है हम बलून्स जो होते हैं ना, बलून्स, उनको फिल करने में, बलून की स्पेलिंग यही होगी ना, इसमें यूज़ करते हैं। नियॉन को लाइटिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, नियॉन लाइट्स आती हैं। आर्गन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % होती है जरा बताएंगे? तो आर्गन का यूज़ किया जाता है ये जो हमारे डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाते हैं। जैसे दो ऐसे डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं तो उनके बीच में इसको भरा जाता है, सो दैट वो कांच टूटे ना, और वो थोड़ा सा इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है आर्गन। ठीक है, तो डबल पेन विंडो ग्लासेस में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाली जो गैस है हीलियम, उसमें आपको याद रखना है किसका नाम? उसमें आपको नाम याद रखना है नॉर्मन लॉकियर का, और बाकी सब में विलियम रैमसे का नाम याद रखना है। ठीक है, और विलियम रैमसे ने किसी न किसी के साथ मिलकर उसको, जैसे ये ट्रैवर्स, रैले, ये भी आपका ट्रैवर्स के साथ मिलकर ही किया था। ठीक है, और क्रिप्टन गैस हमें पता है, क्रिप्टन गैस कहाँ निकलती है? कल बताया था मैंने 92U235 जो था आइसोटोप यूरेनियम का, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब न्यूट्रॉन मारा था उसमें फेंक के, तो न्यूट्रॉन जब फेंक के मारा था तो वो यूरेनियम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया था, एक तो था बेरियम का और दूसरा था क्रिप्टन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पूछ लेता है कि कौन सी गैस निकलती है, कौन सी इनर्ट गैस निकलती है जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, परमाणु जब विखंडन होता है, तो कौन सी गैस निकलती है। अब हम बढ़ेंगे, ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे। ट्रेंड क्या होता है बताओ? एटॉमिक रेडियस का क्या होता है ऊपर से नीचे, मेटालिक कैरेक्टर का क्या होता है, ये सब बड़ी बातें पूछी जाती हैं, बड़ा आसान होता है। तुम ये सब पे भूल जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, सब भूल जाओ तुम, अभी कुछ मत देखो, तुम बस एक चीज़ पकड़ो, वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक, पकड़ ली तुमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो बाद में बताएंगे, ठीक है। या बता दें, रुको रुको सोचने दो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, ठीक है। आपको ये एटॉमिक वाला जो ये है लफड़ा, ये आराम से समझ में आ जाएगा कायदे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब जैसे अब यहाँ पर वो चीज़ काम आएगी जो हम आपको कल याद करने के लिए दिए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब अगर तुम्हें याद है, ठीक है, तो यानी कि तुम्हें सबके एटॉमिक नंबर याद हो गए अपने आप, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद हो गए अपने आप। क्यों? क्योंकि कल पढ़ाया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें चाहिए कि हमें एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला नियॉन, नियॉन मैंने बोला नियॉन, ठीक है, नियॉन, ठीक है। या तो रुको एक सेकेंड, मैंने पहले लिया लिथियम, ठीक है, मैंने लिया एग्जाम्पल सोडियम, मैंने लिया ऑक्सीजन, मैंने लिया क्या लिया, नियॉन लिया, ठीक है, नियॉन ले लिया मैंने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने नंबर पे आ रहा है? 3 पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है, सोडियम 11, नियॉन 10, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8। ठीक, ये लिख लिया मैंने जिस हिसाब से मैंने याद किया था। 20 तक में आपका काम चल जाएगा आराम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को शेल में भरना स्टार्ट करिए। बैठे क्यों हैं? शेल का मतलब क्या है? तो कल हमने देखा था कि नील्स बोर जी ने बताया था 1913 में कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। उन डिस्क्रीट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं।
उनका नामकरण कर दिया, पहली वाली का के, एल, एम, चौथी वाली का एन, ऐसे करके। बीच में कौन बैठा है, बहुत छुटकू सा, बहुत डेंस सा, ये बैठा है न्यूक्लियस। ये किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, लिखना स्टार्ट करें, कर लेते हैं सर। 2,1 लिख लिया, ठीक है। 2, अभी देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी कैसे कर दिया मैंने सर, ये यहां पर मैंने लगाया 2n² रूल। 2n² रूल क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितने आ सकते हैं वो 2n² फॉर्मूले से पता चलेगा। पहली शेल में कितने आ सकते हैं, n की जगह 1 रख दो तो 2 आ जाएगा, यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में कितने आएंगे, तो n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4, दूनी 8। एम शेल में कितने आएंगे, 3 रख दो, 3 3 9, दूनी 18। एन शेल में कितने आएंगे, चौथी शेल है ना, 4 चौको 16, दूनी 32, 32 आ जाएंगे। समझ में आई बात। तो 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब अगर 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो पहली वाली शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, दूसरी वाली मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और तीसरे में तो 18 आ सकते हैं, लेकिन है ना, लेकिन बचा तो एक ही है ना, तो ये हो गया। ठीक, इसका 2,6 हो जाएगा। समझ में आया ना, ये कैसे, 2 8 है तो पहली वाली में 2 आ सकते हैं, बचे कितने 6, तो 6 आराम से ले सकता है ये। इसमें कितने हैं 2,8। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ सो दैट तुम्हें एक चीज़ समझ। जैसे मैं कोई ले लेता हूँ यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा ले लेता हूँ जिसका एक चीज़ मुझे आपको समझानी है, दैट इज़ कि वैलेंस शेल जो होती है। अच्छा, अब यहीं पे पहले बता देता हूँ वैलेंस शेल होती क्या चीज़ है। तो वैलेंस शेल होती है आखिरी शेल। जैसे यहाँ पर ये आखिरी शेल होगी, यहाँ पर ये आखिरी शेल होगी, यहाँ पर ये आखिरी शेल होगी। ये क्या मतलब, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये के शेल है, एल है, एम है, ये के है, ये एल है, ये के है, ये एल है। तो वैलेंस शेल का मतलब आखिरी शेल, और उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। समझ आई बात, तो इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये ध्यान रखना कि आखिरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये बात तुम्हें समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मैं ध्वस्त ना कर दूं। कैसे, जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर किसी को, क्रिप्टन को ले लें 36, इसका जरा एटॉमिक नंबर लिखो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो क्रिप्टन का 36 का। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोर्ड का एग्जाम तो नहीं लिखने के लिए आएगा, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे और तभी आपको ये रूल समझ में आएगा जो मैं आपको बोल रहा था कि वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 2, ठीक है, 8 कितने हो गए, 2 8 10 हो गए, 18 कितने हो गए, 28। मज़ा नहीं आएगी इसमें, है ना, मज़ा नहीं आएगी इसमें। हम लेते हैं अगले वाले एलिमेंट को जिसका 37 है। ठीक है, इसको ना लेके, क्रिप्टन का ना लेके मैं रुबीडियम को ले लेता हूँ जिसका 37 है। ठीक है, 37 को ले लेता हूँ मैं, तो क्या होगा, 37 का लिया तो 2 8 10 हो गए। तीसरे वाले शेल में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम, 18 भर दिए, कितने हो गए 28, कितने बचे 9। तुम बोलोगे सर अगले वाले में तो 32 आ सकते हैं, बेटा 32 नहीं, ये लिखेंगे। 32 क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि मैं पहली बात तो 32 नहीं लिखना था, मैं 9 लिखना था। तो 9 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं 9 लिख देता तो वो आखिरी शेल हो जाती, और आखिरी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया 8 और 1 में। ये रूल बस समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि आखिरी शेल में भले उसकी कैपेसिटी है, वो मैं ज़्यादा उसमें डीप पे कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, भले उसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन वैलेंस शेल में आखिरी वाली शेल, ठीक है, अगर हमें ये जरूरत पड़ती कि 32 भरने तो सीधा 32 भर देते, लेकिन बस बशर्ते ये वैलेंस शेल ना होनी चाहिए। आ तो सकते हैं मैक्सिमम इतने, लेकिन वो आखिरी शेल ना होनी चाहिए। आखिरी शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें कितनी शेल है, 1 2 3 4 5 शेल हो गई। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 1 शेल होगी, है ली यानी लिथियम, उसके पास 2 शेल होंगी। आप करके देख लो ना मतलब सोडियम, उसके पास 3 शेल होंगी। देख लो लिथियम में 2 शेल थी कि नहीं, पोटेशियम में 2 शेल हैं कि नहीं, है ली ना कब्र पोटेशियम, इसमें 4 शेल होंगी। ठीक है, कब्र यानी रुबीडियम में अभी दिखा है ना 5 शेल हैं कि नहीं। ठीक है, रुबीडियम में 5 शेल हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि नीचे जाते जाते 1 शेल बढ़ती जा रही है, 1 शेल बढ़ती जा रही है, यानी कि साइज बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात, यहां पर तुम लेफ्ट से राइट में जाओगे साइज घटता जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, ठीक है, छोड़ो उसको, लिथियम, यहाँ बेरिलियम है, बेरिलियम के पास भी 2 शेल हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन के पास भी 2 हैं। ठीक है, जितने भी हैं सेम पीरियड में सबके पास सेम शेल होगी। लिथियम के पास 2, बेरिलियम के पास 2, करके देख लो, 2 2 2 2,5 2,6 2,7 2,8, 2 ही शेल है। तो सर घट क्यों रहा है, सेम रहना चाहिए साइज, तो सेम रहना चाहिए साइज तो, लेकिन साइज इसलिए घट रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये कौन सा न्यूक्लियर चार्ज, कहाँ से आ गया ये चीज़। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, ये एक फोर्स लगाता है अंदर की तरफ, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितना फोर्स लगाएगा ज्यादा होगा, मतलब उतना ही अंदर की तरफ खींच रहा है, मतलब उतना ही साइज को छोटा कर देगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज घटेगा। समझ में आई बात, ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ये चीज़ें आपको क्या समझ में आई, किसी कोई डाउट हो तो पूछो। न्यूक्लियर चार्ज वाली सारी चीज़ें ऊपर से नीचे में तो तुम समझ गए ना कि किस तरह से बढ़ रहा है साइज। लेफ्ट से राइट में तो शेल, नंबर ऑफ शेल सेम ही रह रही है,
अब यहीं से तुम बता सकते हो कि कोई एलिमेंट किस पीरियड में आएगा। सेकंड पीरियड वालों में सब में 2 शेल हैं, तीसरे वालों को निकालोगे सब में 3 शेल हैं, इन सबके पास 4 शेल हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कितनी शेल है, और जितनी शेल है वही उसका पीरियड नंबर होता है, जितनी शेल है उतना ही उसका वो होगा। ठीक है, रूबीडियम वाला वापस समझा दीजिए सोनाली। ठीक है बेटा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे एक लड़के ने लिखा है, बाकी तो सब समझ में आ रहा है। जिसको एक ने लिखा है कृष्णापाल, तो फिर मतलब क्लास हमारे लिए नहीं है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर, है ना, कोई और रेफर करो फिर तुम, अगर कुछ भी नहीं है कहीं पे नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों को तो आई थिंक आ गया है। अगर एक कोई सब कुछ नहीं आया है तो ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा सर वीडियो वाला समझ में नहीं आया तो वो फिर हम फिर से समझा देंगे कि सर न्यूक्लियर चार्ज वाला फिर समझा दीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से जो है दूसरे ऐप में शिफ्ट हो जाओ, उसका नाम है इंस्टाग्राम। ठीक है, उसमें एक सर्च बटन होगा, उसमें सीधे क्लिक करो और वो उस पर जाओ। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें, एक लोगों ने पहले तो रूबीडियम का पूछा, मैं रूबीडियम का बताता हूँ, फिर न्यूक्लियर चार्ज एक लोगों ने पूछा वो मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो रूबीडियम की हम बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला इसमें 37 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी में 8 आ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तीसरी में 18 आ सकते हैं, आपने बोला बिल्कुल 18 भर दिया। डाउट यही तो आया होगा कि सर 9 क्यों नहीं भरा यहाँ पे 9 क्यों नहीं भरा, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन बाकी थे और जो अगली वाली एन शेल है वो तो 32 ले सकती है, वो तो 32 की क्षमता रखती है, तो 9 क्यों नहीं भरा, यहाँ पर भर देते 9। तो 9 इसलिए नहीं भरा क्योंकि एक रूल कहता है जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑक्टेट रूल दिया था एक लुईस और कॉसेल करके थे, यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ। वैसे तो उसमें वैलेंसी में पढ़ाने वाला था आपको, लेकिन यहीं पर पढ़ लो। ऑक्टेट रूल ये दिया था किसने, ये दिया था आपका एक कॉजेल करके थे और एक लुईस करके थे। वैसे पूरा नाम तो कुछ ऐसे गिलबर्ट न्यूटन लुईस था और एक वाटर कॉसेल करके नाम था, लेकिन पूरा नाम की जगह आप इन शॉर्ट 2 इनके सरनेम याद कर लो, लुईस एंड कॉसेल। इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तभी स्टेबिलिटी मिलती है किसी को, तो इसलिए 8 रखेंगे इसमें, और बच गया 1 तो यहाँ पर रख दिया उसको। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अब समझ लो। तो होता क्या है कि हर एक एटम के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस बैठा हुआ है, कल पढ़े रदरफोर्ड जी ने डिस्कवरी करी थी। वो न्यूक्लियस किसका बना होता है, प्रोटॉन, वो जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। ये क्या करता है, शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। अब कितनी जोर से खींचेगा वो डिटरमाइन करेगा कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ज़्यादा जोर से खींचेगा, ज़्यादा जोर से खींचेगा अपनी की तरफ तो सिकुड़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने में साइज घटता है। ठीक है, अब मेटालिक करेक्टर के साथ क्या होता है वो देखते हैं। तो मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर अगेन इंक्रीज होता है, जो एटॉमिक रेडियस के साथ होता है वही मेटालिक करेक्टर के साथ होता है। धातुईय अवस्था मेटालिक करेक्टर क्यों बढ़ता है ये वो समझ लो। अच्छा मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन दे जितनी जल्दी, आई अगेन रिपीट, अच्छा मेटल वही है जो जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को दे दे। ठीक, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब यहां पर ध्यान से समझना इस चीज को, ये लिथियम है। ठीक है, लिथियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में, सबकी वैलेंस शेल में, चाहे तुम लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रूबीडियम ले लो, सीजियम ले लो, फ्रांशियम, 1 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर इनकी वैलेंस शेल में। आप देख लीजिए सर, इसका 2,1 हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2,8,1 हुआ था। पोटेशियम का कर लो 2,8, 10 हो गए, 8 18 और 1 19, कितना है, 1 है। शेल बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में वो 1 ही है। तो ये सब क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को देंगे, लेकिन सोडियम लिथियम से मतलब ज़्यादा जल्दी देगा, पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा जल्दी देगा। क्यों देगा, अगेन न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। कैसे मान लो ये 2 शेल है, ठीक है, ये 3 शेल है, सोडियम, ये लिथियम, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। ठीक, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, लेकिन इसका जल्दी भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में जो न्यूक्लियस की पकड़ है इस पर वो कम है, क्योंकि वो दूर है ना न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियर चार्ज कम लग रहा होगा। ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज घटता है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा, यहाँ पर तो एकदम ही पास में है, पकड़ के रखेगा, भागने ना पाए। जैसे जब तुम छोटे होते हो तो मम्मी पापा के ज़्यादा कंट्रोल में रहते हो, थोड़ा बड़े होते हो कंट्रोल थोड़ा छूटता है, जब बहुत बड़े हो जाते हो तो फिर तुम मम्मी पापा के एकदम कंट्रोल से बाहर निकल चले जाते हो, किसी और के कंट्रोल में आ जाते हो फिर, है कि नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन फिर चला जाएगा, तो यानी कि मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी से जाएगा, और जो चीज़ ऊपर से नीचे में बढ़ती है वो लेफ्ट से राइट में घटती है। तो यानी कि ऊपर से नीचे में अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो लेफ्ट से राइट में मेटालिक करेक्टर घटेगा, या उल्टा बोल सकता हूँ मैं, लेफ्ट से राइट में नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। या फिर और उल्टा बोल दो कि राइट से, आप कुछ भी पूछ ले यार तुमसे, राइट से लेफ्ट में क्या होगा मेटालिक करेक्टर का, अरे भाई लेफ्ट से राइट में घट रहा है तो राइट से लेफ्ट में बढ़ेगा, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या। तो इसी वजह से जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक करेक्टर घटता है। यहाँ पर पूरे मेटल होते हैं, देन ये क्या आ जाते हैं, देन ये नॉन मेटल होते हैं हमारे, ये नॉन मेटल होते हैं, एंड देन इसके राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में ये क्या है हमारे मेटलॉइड हैं, तो इनके लेफ्ट साइड में, इन मेटलॉइड के लेफ्ट साइड में क्या आ जाते हैं, सारे मेटल आ जाते हैं, और इनके राइट साइड में थोड़ा ऊपर साइड में सब नॉन मेटल आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात सर। सिर्फ मैंने आपको एटॉमिक रेडियस और मेटालिक करेक्टर समझाया, मैंने आपको बाकी चीज़ें देखने के लिए बिल्कुल सख्त मना किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब नहीं याद करना है, ठीक है। हाँ, आज समझ आया 8 के बाद 1 क्यों आता है। अच्छा कुछ, चलो आज समझ में आ गया, अच्छी बात है।
सर इनके ओरिजिनल नेम भी बता दीजिए, लाइक सोडियम का नाट्रियम। ओके ओके ठीक है, सोडियम का नाट्रियम होता है, पोटेशियम का कैलियम होता है, ठीक है ये बता देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन, जो 50 और 60 प्लस का करना है, ठीक है। सर एसपीडीएफ भी तो यूज़ होते हैं वैलेंस शेल को बनाने में, भावना जी वो भी अभी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। जिनको एसपीडीएफ भी पढ़ना है तो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आई थिंक एक सीएपीएफ इसी में इसी बार क्वेश्चन आया था असिस्टेंट कमांड के पेपर में, तो वो रखा होगा उसमें, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि एसपीडीएफ में किस तरह से भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो वाला भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दूंगा, ठीक है। गलती हमारी कि स्कूल में कहती है। चलो भाई, भाई मेटालिक का उल्टा होता है नॉन मेटालिक यार, मेटालिक का तो उल्टा होता है ना नॉन मेटालिक। नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जल्दी से, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और उसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, वो भी समझाते हैं। तो अब हम इन तीन बहनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है पानी की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों बहनें जो एक जैसी दिखती हैं लेकिन हैं अलग अलग। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो अच्छा नाम का एक लोगों ने बोला था, तो नाम यार वही सोडियम और पोटेशियम का यूजुअली पूछता है, तो उसका याद रख लो यहाँ पर, ठीक है। ये जो सोडियम होता है ये आपका नाट्रियम शब्द से आया है, नाट्रियम से, ठीक है। ये कैलियम से आया है, ठीक है। ये जो कॉपर है ना, ये एक देश के नाम पे पड़ा है जिसको हम साइप्रस नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था, जो भूमध्य सागर होता है, मेडिटेरेनियन सी है ना, ऊपर यूरोप नीचे आपका अफ्रीका, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री बहुत छोटा सा साइप्रस, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए। खैर इन तीनों बहनों के बारे में पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। कितनी एनर्जी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड या एटम से निकालने के लिए। एक एटम है जो अभी एकदम आराम से है पड़ा हुआ है, अभी आयन नहीं बना है, वो हमें पता है सर, मैंने कल बताया था, मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बनाता है, कैट आयन यानी धन आयन, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है एन आयन यानी ऋण आयन, ठीक है। ये बात पता है आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कैट आयन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से एन आयन बनाया जाता है, ये बात पता है हमें। और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी ये बोल रहा है कि वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल मतलब जो आखिरी शेल है उससे जो जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जो मैंने तुम्हें इतनी देर से लेक्चर दे रहा था न्यूक्लियर चार्ज का, उससे तुम ये बता सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी किस केस में ज़्यादा होगी, किस केस में कम होगी। तुम मुझे बताओ, ये लिथियम है, ये सोडियम है, मुझको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है लिथियम से और सोडियम से, किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये तुम बताओगे किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये कैसे डिसाइड होगा, ये ऐसे डिसाइड होगा कि पकड़ के कितनी जोर से रखा है उसके माँ बाप ने, यानी कि न्यूक्लियॉन्स ने, यानी न्यूक्लियर चार्ज ने। यहाँ पर ज़्यादा तेजी से पकड़ के रखा होगा ना, ज़्यादा पास में, यहाँ पर कम तेजी से जोर से पकड़ के रखा होगा ना, क्योंकि दूर पहुंच गया है उससे, तो इसमें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसमें ज़्यादा लगेगी, यानी ऊपर से नीचे जाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दूर जाता जा रहा है अपने न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। और जो चीज़ ऊपर से नीचे में घटती है वो लेफ्ट से राइट में बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अभी बताया था लेफ्ट से राइट में जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना फ्रॉम द वैलेंस शेल ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अटैचेस टू अ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल। जब कोई एक न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल होता है तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन देना है। क्यों देना है, क्योंकि वो बेचारा एक नॉन मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब हम उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, तो जब इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी को, जब किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। वो क्यों रिलीज होती है, एफिनिटी का मतलब होता है बंधुत्व, एफिनिटी का मतलब होता है वो प्यार। तो सोचो तुम कि प्यार कब ज़्यादा, किसके बीच का प्यार, भाई प्यार की जब हम बात करते हैं तो किन्हीं दो लोगों के बीच में हो रहा होता है वो। तो यहाँ पर जो प्यार हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने डाला है किसमें, एटम में, और उसका न्यूक्लियस के बीच का प्यार है। तो तुम मुझे बताओ प्यार ज़्यादा गहरा होगा जब दोनों पास में होंगे, या जब ज़्यादा दूर में होंगे तब प्यार गहरा होगा। सिंपल सी बात है यार कि जब ज़्यादा पास में होंगे तो ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, ज़्यादा जैसे ही इलेक्ट्रॉन चिपकेगा है, ठीक है, क्या चार्ज ही चार्ज, मतलब एकदम बढ़िया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बढ़िया सी एनर्जी निकलेगी यहाँ पे। तो अगेन बताओ लिथियम में या सोडियम में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, किसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है होगा। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, बस ऐसे एग्जांपल के तौर पे कंसीडर कर लो कि नॉन मेटल्स हैं, तो किस पे ज़्यादा निकलेगा, नॉन मेटल ही मानने तो उठा लो किसी दो को, जैसे यहाँ पर उठा लो आप ऑक्सीजन को ले लो, सल्फर को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो और सल्फर को ले लो। तो ऑक्सीजन के पास 8 है, उसके पास 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का 2,6 और उसका क्या होगा 2,8,6 सल्फर का। इसके पास कितने हैं, 2 शेल हैं, सल्फर के पास 3 शेल हैं।
तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसेगा और है, दोनों कितने बीच गहरा संबंध होगा, यहाँ पर थोड़ा दूर है तो उतना गहरा संबंध होगा नहीं, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी इलेक्ट्रॉन देने पे। तो ऊपर से नीचे में जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे निकलने वाली एनर्जी क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने में घटेगी, तो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। व्हाट इज दिस? एन एक्सेप्शन। यहाँ पर आओ, पीरियोडिक टेबल में होता क्या, अभी मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, ऊपर से नीचे में घटेगी। इसको तुम हटा दो, ये गैसेज होती हैं, ये गैसेज होती हैं, इनको तुम हटाओ। तो कायदे से देखा जाए तो जो मैंने ऊपर आपको बोला था सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे तुम आओगे तो सबसे मैक्सिमम इसकी मिलेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे में तो घटती रहती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम फ्लोरीन की। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मैंने पढ़ाया आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हाईएस्ट होती पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की। थोड़ा सा कारण उसका ये होता है कि यहाँ पर होता क्या है कि एफ बेचारा छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, क्लोरीन साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, जैसे कि इसको दिया फ्लोरीन को, ठीक है, और क्लोरीन को दिया, तो होता यह है कि इसकी ऑर्बिटल जो होती है वो छोटी होती है। अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दोनों की पी ऑर्बिटल होती है, इसके पास होती है 2p, इसके पास होती थी 3p। अभी 2p 3p क्या होता है वो भी बता देंगे, वैसे तो उतना ज़्यादा एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है बस। तो बस ये तुम समझ लो कि फ्लोरीन बेचारा छोटा होता है तो ले नहीं पाता है उतने इलेक्ट्रॉन को, बोलता अब नहीं अब नहीं ले पाएंगे, बहुत हो गया। जैसे नहीं कुछ लोग जब ज़्यादा हमने पेट भर गया, अब ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। जिन लोगों का पेट छोटा होता है, लेने की भूख तो लगती है खूब उन लोगों को, ठीक है, लेकिन पेट छोटा है बेचारा, जल्दी भूख शांत हो जाती है। क्लोरीन की भूख भी लगी और पेट भी बड़ा है, तो कायदे की एनर्जी निकाल के देगा ये। तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है सबसे हाईएस्ट आपकी फ्लोरीन की होती है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है कि फ्लोरीन से क्लोरीन में घटनी चाहिए, लेकिन बढ़ जाती है यहाँ पर सेकंड से ये आपका थर्ड में जाने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये हाईएस्ट होती है क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन धारण करने की आतुरता, मतलब मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की आतुरता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो तुम मुझे बताओ कि लेफ्ट से राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी ऊपर से नीचे में घटेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर ऊपर से नीचे में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होगी। तो यानी तीनों बहनें सेम तरह से बिहेव कर रही हैं। हमने ये सीखा कि ऊपर से नीचे में घट रही हैं, लेफ्ट से राइट में बढ़ रही हैं, लेकिन इनको अलग से मैंने इसलिए समझाया लिखा सो दैट आपको समझ में आ जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, और अगर डेफिनेशन से पूछ ले तो आपको पता हो। फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है थोड़ा क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है, एक एक्सेप्शन अपवाद है। सब कुछ खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जो कल कॉन्सेप्ट छोड़े थे वैलेंसी वाला वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें हैंस प्रूफ साइज मैटर। अच्छा, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज़ होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कल पढ़े थे हम आइसोटोप, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार सेम मास नंबर, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन नंबर। ऐसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, O2 नेगेटिव है, ठीक। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, एक पहली बात ये बताओ तुम मुझे, ठीक है, ये सोडियम है, ये Na+ है, किसका साइज बड़ा होगा? किसका साइज बड़ा होगा? ये O है, ये O2 नेगेटिव है, किसका साइज बड़ा होगा ये तुम मुझे बता दो, ठीक है। ये O2 नेगेटिव मैंने ले लिया, ठीक है, ये F नेगेटिव ले लिया, ये Mg2 पॉजिटिव ले लिया। इसमें तुम इलेक्ट्रॉन नंबर निकालो जल्दी से तुम इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल दो जल्दी से, ठीक है, इसमें से जल्दी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो। खैर, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई तो साइज घट जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो साइज बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। एनायन का साइज बड़ा होगा उसके न्यूट्रल एटम से, कैटायन का साइज छोटा होगा उसके न्यूट्रल एटम से। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2 आ गए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यार नहीं याद होगा, नहीं बात बनेगी, बात बन ही नहीं सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 9 है, ठीक है, इसका 9 होता है, इसका कितना होता है? 12 होता है। तो 9 एक गेन करेगा 10 हो जाएगा, 12 होता है। 2 लूज कर रहा है, 2+ का मतलब इसने 2 छोड़ दिए, 2 दे दिए किसी को, 2 दे दिए, बचे कितने? 10। सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन बचे 10 10 10। इनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। किसी का भी तुमसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन नंबर निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नंबर कब निकाल पाओगे? जब तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर का पता होगा जब तुम्हें वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मैग्नीशियम पूरा जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये लिख दूँ, क्या लिख दूँ, जैसे NO+ लिख दूँ, ठीक है, मैं लिख दूँ N2 लिख दूँ। क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है आपस में? नहीं है, जल्दी से बताइए, क्या ये आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 7 15, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा कितना? 14। इसका 7 होता है लेकिन है कितने? 2, तो 7 दूनी 14। बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रॉनिक है आपस में। ये बात समझ में आई आपको कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है?
सौरभ 400 रुपये भेज के बोल रहे हैं जस्टिस इज़ नॉट स्लो, यू आर जस्ट पुअर। अल्लू अर्जुन को बेल एक दिन में मिल गई। बात तो सही है, मतलब मुझे तो ये बात तो समझ, मतलब वो हंसी आ रही है या फिर विडंबना देखिए कि एक बंदा 24 पेज का सुसाइड नोट लिख के छोड़ गया, 1.5 घंटे लंबा ठीक है वीडियो, सुसाइड का वीडियो छोड़ गया, अभी भी सर अरेस्ट नहीं हो रही है, इंक्वायरी चल रही है, वाह, पूछताछ चल रही है, किसी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, एक किसी को मतलब एक बार भी किसी ने बोला तक नहीं। और यही सोचिए, अब मैं लेना तो नहीं चाहता हूँ नाम, लेकिन लूँगा भी नहीं, लेकिन आपको पता है अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कास्ट के साथ अगर ये हो गया होता, या विमेन के साथ हो गया, पर्टिकुलर सेक्स के साथ ये हो गया होता, तो ये पक्का उछलता मीडिया में, पक्का खूब उछलता मीडिया में, चलो ठीक है हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में तो पक्का उछलता और बिना किसी डाउट के साथ अभी अरेस्ट हो चुकी होती। ये बात ट्रू है इंडिया के लिए इंडिया में कि अगर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट, जिससे कि पोलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा मिलता है, ठीक है, तो खूब उसको उछालते हैं। और अभी तक तुरंत अगर उल्टा हुआ होता, विमेन के साथ हुआ, तो विमेन अगर बस सुसाइड नोट भी ना छोड़ा होता, अगर वीडियो वगैरह कुछ नहीं, अगर घर वालों ने बोल दिया होता कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये दहेज मांगते थे इसलिए उसने सुसाइड किया है, तुरंत जेल होती, होनी भी चाहिए, नो डाउट होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी की बात हम करते हैं ना, तो विमेन के साथ कैसा क्यों नहीं, खैर वो हम छोड़ते हैं, लेकिन बुरा तो लगता ही है घर देख के, है ना, कि मतलब बंदा यार, मतलब उसने खुद की जान ले लिया, इससे बड़ा वो सबूत क्या दे सकता है। और जो लेके गए थे कि मेरी न्याय ना मिले तो अस्थियां गटर में बहा देना, ये इतने गधे नीच हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम। अब क्या बोलूँ मैं, किसी ने जान नहीं ली, उस बंदे की जुडिशियल सिस्टम ने जान ली है, और हमारी जुडिशरी जान ले रही है ना जाने कितने लोगों की, डायरेक्टली देखा जाए तो। ठीक है, अब डेटा देखिए कि कितने मेन जो होते हैं वो सुसाइड करते हैं सिर्फ फॉल्स जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि दहेज मांगा गया है, दहेज प्रताड़ना हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एलिमनी वगैरह तो देना अलग बात हो गया, लेकिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, जुडिशरी है, न्याय देने का काम तो उसका है ना। खैर छोड़ो, एटॉमिक, अभी हम देखेंगे कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि कल की क्लास में देखेंगे एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर से, बड़ा आसान है। एटॉमिक नंबर देखिए क्या है, अगर वो इवन नंबर है तो उसका डबल कर दीजिए, ऑड नंबर है तो उसमें डबल करके जोड़ दीजिए, ठीक है। अपवाद हैं कुछ, जैसे कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर मास बराबर होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है यानी इवन है, तो कायदे से 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें ये ऑड वाला फॉलो होता है। नाइट्रोजन में 7 है यानी कि ये ऑड है, यानी 2Z+1 यानी 15 होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करता है इवन वाला। ऑर्गन में 18 यानी होना तो चाहिए 36, लेकिन है 40। तो ये अपवाद याद कर लेना, बाकी ये फॉर्मुला इन जनरल याद कर लेना। ये तो हमने कल ही पढ़ा था कि हमारे जो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं 17Cl35 और 17Cl37, ये दोनों किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं जरा बताइए, जिसकी वजह से 35.5 का एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। और एटॉमिक मास को हम AMU या फिर इन शॉर्ट U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को हम A से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो 3:1 के रेशियो में। अब आ जाते हैं आज के आखिरी कॉन्सेप्ट पे, दैट इज वैलेंसी। बड़ा आसान है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिए, बड़ा आसान है। इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन होती है वो तो ये होती है कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। लेकिन वैलेंसी हम निकालते कैसे वो समझिए, ऑक्टेट रूल समझिए ना, तो बस ऑक्टेट रूल अगर समझ में आ गया और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, हलवा है आपके लिए। तो बताते हैं आपको कैसे। जैसे सोडियम ले लिया मैंने, ठीक है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन ले लिया 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ध्यान रखना ऑक्टेट रूल को, जो लुइस और इन्होंने कैरोल ने दिया था, वो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी एक एटम को परम आनंद की अनुभूति होती है, तभी उसको चरम सुख की प्राप्ति होती है। वो चरम सुख क्या है, जब उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहां पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, 7 चाहिए। इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी को, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए किसी को, वो उसकी वैलेंसी कहला जाती है। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं, पागल नहीं है ये, वो सोचेगा यार इसको अगर मैं हटा ही दूं तो मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अपने आप ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। तो मैं गधा थोड़ी ना 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगूंगा जाके, 7 घरों में मुझे अपना हाथ फैलाना पड़ेगा जाके। इससे अच्छा है कि यार मैं अपना एक को दे दूं किसी को जिसको जरूरत हो, वो दुआ भी देगा मेरे को और मेरा काम भी हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ो, तुम क्लोरीन को लिख लो, क्लोरीन को लिखो भी, ऑक्सीजन भी बताएंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ गया भाई वो, इसी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ गया वो, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर तुम ले लो किसको, फ्लोरीन को ले लो तुम, ठीक है, फ्लोरीन को ले लो या क्लोरीन को ले लो, किसी को ले लो, क्लोरीन को ले लेते हैं, नमक बना देते हैं, ठीक है। 17 होता है, 2,8,7, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा। इसके ये पागल नहीं जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये सोचेगा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ले लूँ, वो आसान रहेगा मेरे लिए कि मैं किसी को 7 लोगों को ढूंढूं, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। लोग पागल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़िया इलेक्ट्रॉन देते फिर लगता है ज़्यादा अमीर हो गए, इससे अच्छा है किसी से मांग ही लेते हैं। तो एक मांग लिया मैंने, एक मैंने मांग लिया और मैंने Cl नेगेटिव बना लिया। Na और Cl दोनों जब मिलेंगे तो बोलेगा Na, तुम Na बोलेगा Cl से तो हमसे ले लो एक, और Cl बोलेगा भाई यार एक ही तो हमें ज़रूरत थी, बस दोनों के पीछे बॉन्ड बन जाएगा, मजा आ जाएगी दोनों को एकदम, दोनों की सुख की प्राप्ति होगी एकदम। तो 2,8,8, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, यहाँ पर मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन देना या लेना पड़ रहा है वही उसकी वैलेंसी होती है। सोडियम की वैलेंसी भी 1 होगी और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी। ऑक्सीजन का जो मैंने लिखा था 8 है, 2,6 कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, भैया देगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद सोचो, देना आसान है कि 2 लेना आसान है कि 6 देना आसान है, 2 लेना, तो 2 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं,
वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल वैलेंसी शो करना। मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं हमारे ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा आयरन होता है, आयरन की 2 भी होती है, 3 भी होती है। सिल्वर होता है, इसकी 1 होती है, 2 भी होती है। आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन सिल्वर कॉपर, जो कि हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख लिया लिथियम का। लिथियम के पास कितने हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2,1 बोलो 2,1। ठीक है, 2,1। अब तुम बोलो कि सर अब अगर ये एक लूज करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी, और एक अब इसको 7 गेन करना पड़ेगा, 7 लोगों के 7 घरों में जाके हाथ फैलाना पड़ेगा, 7 लेना भी मुश्किल है, तो ये करेगा तो करेगा। तो इन लोगों के लिए डुएट रूल चलता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हमारा हीलियम हो गया, हमारा लिथियम हो गया, इन सब के लिए डुएट रूल चलता है। डुएट रूल का मतलब होता है इनका 2 में ही, क्योंकि इनके पास अगर देखें हम तो इनके पास कितनी है, 2 शेल है। ठीक है, और उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ इसको क्या करना है, इसको लूज कर देना है। के शेल देखो होता क्या है, के शेल होती है, एम शेल होती है, एन शेल होती है। जितनी भी शेल हैं वो सब की स्टेबिलिटी तभी अच्छे से कंप्लीट होती है जब अगर आपकी ये वैलेंस शेल है, अगर आपकी ये आखिरी शेल है KLMN, इस तरह से KLMNO कोई भी शेल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन से नीचे काम नहीं चलेगा, आपका 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर आपकी आखिरी शेल के शेल है तो 2 में काम चल जाएगा। लिथियम बोलेगा अच्छा तो फिर लो इसको जल्दी से ले जाओ, मेरी फिर एक शेल बचेगी के शेल, और उसको के शेल का तो 2 ही में उसको चरम शक्ति प्राप्ति हो जाती है, तो 2 में उसका आराम से हो जाएगा। इसको बोलते हैं डुएट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल से अलग है। अब तुम मुझे बताओ, जितने भी पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं सबकी वैलेंसी 1 नहीं होगी, क्योंकि सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जितने भी हैलोजन है सबकी वैलेंसी 1 नहीं होगी, क्योंकि सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सबको 1 इलेक्ट्रॉन लेने से वो चरम सुख मिल जाएगा। दूसरा वाला जो है ये ग्रुप, दूसरे वालों के सबके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उनकी स्टेबिलिटी बन जाएगी, यानी सबकी वैलेंसी 2 होगी, इन सबकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, ये छीछा लेकर को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर इन सबकी वैलेंसी 1, इनकी भी वैलेंसी 1, इनकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 2। क्यों? इनको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, इनको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है। इन सबको 2 इलेक्ट्रॉन देने से इनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो रही है, इनकी 2 इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबिलिटी कंप्लीट हो रही। ये लोग जो है ना थोड़े स्पेशल हैं। ये लोग ना तो इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखते हैं, ना तो देने में विश्वास रखते हैं, पहले से ही सुख में है। ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं दिन भर, इन्होंने बाहर सुख की खोज नहीं कर रहे हैं। ये राधा राधा नाम जप करते हैं और अपने अंदर ही वो सुख को ढूंढते हैं। वो अपने अंदर में ही आत्म प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति सब की ये परिपक्वता से बैठे हुए हैं पहले से ही। इनको किसी की जरूरत नहीं, किसी को दें किसी को लें, ये सब जो मोह माया छोड़ के बैठे हैं, ग्रह से जीवन छोड़ चुके हैं, ये वनप्रस्थ कर चुके हैं, और इनकी स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं, इसलिए वैलेंसी इनकी होगी 0, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है ना तो देना है। तो नोबल गैसेज इनर्ट गैस की वैलेंसी 0। ठीक है, जो रामायण लिखी है वही है, आप देख सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो, इसमें लिखा है कि अगर किसी एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 में घटा दो, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। घुमा फिरा के बात वही है, जैसे कि बोल रहा है कि ऑक्सीजन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने होंगे 6, तो 8 में इसको घटा दो, वही इसकी वैलेंसी होगी। मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको, तो स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, 8 हो जाएंगे। वही लिखा हुआ है सर कि वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन उसको 8 से घटा दो। अगर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास तो 8 से घटा दो, वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 से घटा दो, 1 आ जाएगी। वही बात तो है घुमा फिरा के। इसको तुम ट्रिक बोल सकते हो, किसे ट्रिक है कि अगर 5 से नीचे हो वैलेंसी तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। मतलब 5 से नीचे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1 को लूज कर देगा, 2 है तो 2 को लूज कर देगा, 3 है 3 को लूज कर देगा, वो वैलेंसी। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो 8 घटा दो तो वैलेंसी निकल आएगी, खत्म बात। आपको पता है वैलेंसी से फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है, वैलेंसी से फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। भाई सौरभ, मेरी तरफ भी सेम सिचुएशन हुआ था, लेकिन वो लड़का लड़की को भी निपटा दिया। अच्छा सौरभ, वल्ला हबीबी, चलो हम दोनों मिलकर गरीबों को खाना खिलाते हैं। क्या भाई सौरभ, क्या हो गया? 1000 रुपये भेज डाले आपने सौरभ, क्यों सौरभ जी? हिम्मत है तो ओपन चैलेंज। सौरभ जी क्या कर रहे हैं आप? 100 रुपये, 200, 400, 1000 क्या कर रहे हैं भैया? वैसे कोई खैर अब छोड़ो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैलेंसी से किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ये बताओ भाई वल्ला हबीबी सभी लोग, कि समझ में आई बात कि नहीं आई? राधा के नाम से सुकून मिलता है, बिल्कुल। हिम्मत है तो 1 लाख रंजन का चैलेंज है। तनिषा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की मेरी एबिलिटी। जैसे मुझे भूख है तो मैं खाना लेना चाहूँगा, ज़्यादा भूख है तो मैं ज़्यादा जल्दी से खाना लूँगा, अगर बहुत ज़्यादा भूख है तो कुछ भी मिलेगा तुरंत हड़प लूँगा, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। तो नॉन मेटल की भूख ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा भूख होगी। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे घटता है, भूख उतनी है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, लेफ्ट साइड में बढ़ेगी। अब कैसे लिखते हैं बड़ा अच्छा है, ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, और क्लोरीन, भूल जाओ इसको, तुम सब भूल जाओ जो लिखा है, ठीक है, भूल जाओ सब कुछ जो लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो 2 एलिमेंट है ए और बी, उनकी वैलेंसी उनके नीचे लिखो और क्रॉस कर दो, वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एल्यूमिनियम को दे दो 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है कभी फॉर्मूले में, और Cl को दे दो 3, ठीक है।
जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na का 1, Cl का 1, दोनों को दे दो 1 1 1 लिखा नहीं जाता है कभी। और बता देते तुम्हें और कैसे क्या, और क्या हो सकता है, जैसे कि देखो वो इनर्ट गैसेस तो कभी बनाएंगे नहीं क्योंकि उनको कभी किसी से रिएक्ट करना ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या फॉर्मूला बनेगा मुझे जल्दी से बता दो। मैग्नीशियम और क्लोरीन जब दोनों मिलेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। कार्बन क्लोराइड देख लो किस तरह से ये बना होगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, क्लोरीन की 1, कार्बन को 1 जाएगा, 1 लिखते नहीं है, क्लोरीन को 4 जाएगा तो CCl4। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से आता है, सेकंड ग्रुप वालों की सबकी यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल सबकी वैलेंसी 2 होती है क्योंकि सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए। क्लोरीन हेलोजन है, हर हेलोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Mg को दो दो 1 1 लिखते नहीं है, Cl को दे दो 2 MgCl2। कभी भी तुमसे किसी का भी फॉर्मूला पूछ ले उनकी वैलेंसी उनके नीचे रखो और क्रॉस कर दो। लेट समराइज, अब समराइज करेंगे यार, बहुत लंबा हो गया, चलो समराइज कर देते हैं थोड़ा सा। ये 1817, ठीक है, 1817 सबसे पहले डॉबर नायर ने लॉ ऑफ ट्रैड दिया, ठीक है। देन 1865 में न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, अष्टांग का सिद्धांत दिया। देन 1864 में लोथर मेयर ने, हमने पढ़ा था कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था और ट्रेंड दिखाया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के बीच में, ठीक है, क्लियर। और क्या चीज़, और 1869 में फिर हमारे दिमित्री मेंडलीव जी ने, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। देन 1913 में हेनरी मॉजले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी जिसमें कि हमने ट्रेंड पढ़े। ट्रेंड क्या पढ़ा, ऊपर से नीचे में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और जो ऊपर से नीचे में बढ़ेगा वो लेफ्ट साइड में घटेगा, ऊपर से नीचे में, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी एनर्जी, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन दिया जब तो न्यूक्लियर चार्ज और यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितनी गहरी दोस्ती बनी, जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा दोस्ती बनेगी, तो वो भी लेफ्ट साइड में बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी से खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, जितना ज़्यादा नॉन मेटल होगा उतना जल्दी खींचेगा, तो ये भी लेफ्ट साइड में बढ़ रही है। लेफ्ट साइड में बढ़ रही है तो ऊपर से नीचे में घटेगी। हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है क्लोरीन का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और हमने इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा था कि डिस्कवरी विलियम, पहले में तो नॉर्मन लॉकहियर हीलियम में याद रखना है, बाकी सब में विलियम रैम से याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम समराइज कर लेनी है खुद से, एक बार बैठ के सारी स्लाइड देख के, ठीक है, ये सारी स्लाइड देख के खुद से चीज़ों को समराइज कर लेना है, ठीक है, जो चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। आप समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर में बार बार कल रट रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अब थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं, सारे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है आज, ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था। फिर से 400 रुपये भेजा है, मेरे कंपनी में 350 लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी इन्फोसिस वाला से ज़्यादा देता हूँ। सौरभ 1000 रुपये वल्ला हबीबी, सौरभ रुक नहीं रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 40 रुपये प्रशांत नाथ भी भेज रहे हैं, लेकिन 40 रुपये जो है फीके पड़ रहे हैं। सिंगल रहो खुश रहो, कहानी बताऊंगा कभी। अच्छा, चलो तो CDS वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सौरभ की तरफ से 5 ज़रूरत के लोगों को बैच दे दिया जाए। अच्छा ठीक, 5 ज़रूरत वाले लोगों को बैच दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो सीरियस CFF में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लगा लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि यही है हमारे पास। और एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको इस वाले में, ठीक है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं और जो SPDF में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताया था वो ठीक है नॉर्मल वाला है, लेकिन इस तरह का भी कभी कभी हमसे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कॉपर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाएंगे 18। इसके बाद जो SSC वाले हैं तकरीबन 70 के करीब क्वेश्चन है, तो नहीं लगा पाएंगे, 18 ही क्वेश्चन लगाएंगे अभी, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए बस। चलो भैया, यहाँ पर निकालिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा जल्दी से। क्लोरीन Cl नेगेटिव किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। तो Cl नेगेटिव की अगर बात करें, क्लोरीन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 17 होते हैं, ठीक है। 17 में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो 1 नेगेटिव है तो मतलब कि 1 लिया है, तो 18 है। पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 19 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 18 हो गए। हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मैच करवाने हैं। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं, 20 होते हैं, 2 चले गए, 18 बचा। सल्फर के पास कितने होते हैं, एक सेकंड, तो ये वाला आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है किसका, कहाँ पे, एक सेकंड रुको तो। लिथियम है भाई, एक ही जाएगा इसमें, ठीक है भाई, यार मैं बताया तो हूँ इसमें डुएट रूल लगेगा सर, ठीक है, इसमें डुएट रूल लगता है, ये डुएट रूल होता है। के शेल के लिए होता है ये कि के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है, ठीक है, बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करवाते हो, ठीक है। तो इसमें मैग्नीशियम ही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं, 2 चले गए तो 10 बचेंगे। सल्फर के पास कितने होते हैं, तो सल्फर के पास होते हैं 16, 2 आ जाएंगे 18 हो जाएंगे, ठीक है, 16 + 2 हो जाएंगे। इसके पास 15 होते हैं, 15 में 3 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड, टिन, लेड के लिए सिंबल ही पूछ लिया, देख रहे हो, सीरियस 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे मैंने खुद से तो बनाया नहीं है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। गोल्ड का AU होता है, टिन का SN होता है, लेड का PB होता है, ऑप्शन नंबर C। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, देखो सबसे शुरुआत में बताया था कि टोटल एलिमेंट होते हैं 118, नेचुरली अकरिंग पूछ रहा है तो कितने होंगे 94, 94, ऑप्शन नंबर B। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और ऑक्सीजन क्या होगा एटॉमिक रेडियस का, अब करो खुद से जरा इसको, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हैं उसमें।
वल्ला हबीबी, जल्दी से बताओ वल्ला हबीबी इसके। सर प्लीज़ ये क्लास प्राइवेट ना करना, प्लीज़ प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, प्लीज़ आस्था। चलो ठीक है, क्योंकि आस्था जी ने बोला इसलिए आज की क्लास प्राइवेट नहीं होगी, कोई और बोलता तो हो भी सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं भगवान में आस्था रखता हूँ तो इसलिए फिर वो क्लास आज प्राइवेट नहीं होगी, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर तक। रोहित राव का कमेंट है, भाई अपने कंपनी मुझे भी ले लो। तो सौरभ जी, रोहित जी का डिमांड सुनिए आप, ठीक है। तो देखो हमें पता है लिथियम है, हलीना, ठीक है, हलीना कब्र से फरार, और लिथियम के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बगल में आएगा, ऑक्सीजन तो वहाँ कहीं पड़ा होगा 16। अब देखो ऊपर से नीचे में साइज़ बढ़ता है और लेफ्ट साइड में घटता है, तो इससे ज़्यादा तो किसी का हो नहीं पाएगा साइज़, इससे ज़्यादा तो साइज़ किसी का होगा नहीं सोडियम का। सोडियम के बाद किसका होगा? सोडियम के बाद लिथियम का होगा ना, बेरिलियम का क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में जाने में घटता है, तो लिथियम का ज़्यादा होगा, देन बेरिलियम का, और ऑक्सीजन का सबसे कम, क्योंकि लेफ्ट साइड में घटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम? कौन सी है जो लेफ्ट साइड में घटती है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलो सर, हम लड़की हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सागर दी बना 400 रुपये आए हैं, परमार सर का बैच चाहिए, 100 लोगों को दे सकता हूँ, खरीद दूंगा बैच। सौरभ, सौरभ जी यार काफ़ी उम्मीद है, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कि सौरभ जी से जॉब मांग लूँ मैं कि भाई मुझे भी जॉब दे दो, सिक्योरिटी गार्ड को इन्फोसिस जितना पे करते हो आप तो हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो लेफ्ट राइट में कौन सी घटती है, ठीक है, डिक्रीज करती है? तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस घटता है लेफ्ट से राइट में और ऊपर से नीचे में बढ़ता है। हाइड्रोजन आटम की रेडियस कितनी होती है? 37 नैनोमीटर, 37 पिकोमीटर, 17 पिकोमीटर, 57 पिकोमीटर। तो आंसर इसका कोई नहीं होगा, सारे गलत हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम होती है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन अभी ALP का जो आंसर किया आया है, ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी करवा तो दिए, हाँ करवा दिए हैं, तो कल ही तो करवाए थे केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो ध्यान रखना एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। और आज जो है करंट अफेयर करेंगे नवंबर महीने के, ठीक है। क्लोरीन किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये कि जितने इलेक्ट्रॉन, ये तो कर चुके ना अभी, नहीं किया क्या? क्लोरीन मतलब 17, मतलब 18 होने चाहिए, ठीक है। इसके पास 10 हैं, इसके पास 19 से 18 हो जाएंगे, ठीक है। इसके पास कितने हैं? इसके पास, अच्छा इस नॉट, अरे कर तो चुके हैं यार, नॉट ही तो पूछा है, ठीक है। चलो 7th वाला क्वेश्चन करो। हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, किसमें इतने किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट समझिएगा, वो है सब शेल का कॉन्सेप्ट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने बोला ये लिथियम है, ये सोडियम है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गैर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे नॉर्मल वाला 2,1 होता है, 2,8,1 होता है। ये तो हम कक्षा 10 तक पढ़ते हैं। कक्षा 11 से एक हमें और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, SPDF। होता क्या है कि जो हमारी शेल होती है, जैसे सॉरी KLMN, तो होता क्या है कि N छोड़ दो, उतने जाने की जरूरत है नहीं तुम्हें, ठीक है। जो K शेल होती है, K शेल, इसमें एक सब शेल होती है S। जो L शेल होती है उसमें 2 सब शेल होती हैं, S और P। जो M होती है उसमें होती है 3, SPD। जो N शेल होती है उसमें होती है SPDF। समझिए आप सर, समझ गया, अच्छी बात है। ये जो S शेल होता है इसके पास 2 डब्बे होते हैं, ना एक डब्बा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। S जो होता है सब शेल, उसके पास एक डब्बा होता है, डब्बा ये उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। S सब शेल के पास एक ऑर्बिटल होती है, P सब शेल के पास 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल होती हैं। D वाले डब्बे के पास 5, D वाले सब शेल के पास 5 डब्बे होते हैं। आप में से कुछ लोगों को आपके 11th 12th की बातें याद आ रही होंगी, भले ये सब ना याद आए लेकिन कुछ और भी तो याद आ रहा होगा तुम्हें ना। खैर वो मत याद करो, ये चीज़ें याद करो। F तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का श्योर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर SPD, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। इसमें बनाते हैं डब्बे। ये K शेल है, K शेल में तो सिर्फ S ही आता है, ठीक है। ये कौन सी शेल है? L शेल है, इसमें SPDF, S भी आता है, P आता है, मतलब सिर्फ S और P आते हैं। तो इसमें हम पहले S को बनाएंगे, देन P को बनाएंगे। अब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब सोचो यार, तुम समझ नहीं रहो मेरी भावनाओं को। ये हो गया आपका, ये S है, ये भी तो S है, ये इसको बोलेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे ये दूसरी शेल का, दूसरी शेल का क्या है? ये दूसरी शेल का है, ये S वाला सब शेल, तो इसको 2s1 लिखेंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे 1s2, 8 इलेक्ट्रॉन है सर, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें दूसरे वाली सब शेल में गए, उसके पास एक S था, उसके पास तो एक ही डब्बा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 तो 4 बचे कितने? 6, तो 6 भर दो। P के पास 3 डब्बे हैं, एक डब्बे में 2 आ सकते हैं, एक डब्बे में 2 आ सकते हैं, मतलब P मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2p6, 2 2 4 2, ठीक है। तो ये 2 हो गए थे, 2 4, और सॉरी एक सेकंड 2 8 10 11 ही तो रखने, 2 2 4 6, ठीक है, 10 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगली वाली शेल में जाएंगे, M में, ठीक है, KLM, M में जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी उसके S से। पहले आपको S से गुजरना पड़ेगा, देन P, देन D, देन इस तरह से ऑर्डर बढ़ता है आपका। तो 2s1 आ जाएगा। अब इसको डब्बों में भरेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ जाएगा क्यों डब्बों में भरवा रहा हूँ। ये है आपका S, 2s2, ठीक है, ये है 2p6, 3 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसका S1, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1। इसको बेचारा कोई साथी नहीं मिला, इसको भी कोई जीवन साथी नहीं मिला, यानी अनपेयर्ड है। अब इसमें निकालते हैं बोरॉन में, ठीक है, निकालें।
ये CAPF इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि अगर बहुत हुआ हाई लेवल पे जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में वो जा सकता है, ठीक है। तो बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 होता है, 5 एटॉमिक नंबर, इन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 2,3, 2,3 मतलब 1s2 और 2s2 2p1, 2s3 मत कर देना, क्यों? क्योंकि ध्यान रखना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये पहला डब्बा बनाया एस का, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये दूसरा डब्बा बनाया 2s2 का, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये पी का डब्बा बनाया जिसमें 3 डब्बे आते हैं और इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक। बोरॉन के पास एक। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 एटॉमिक नंबर होता है, 7 होता है, यानी 2,5, 2,5, 2,5, तो 1s2, 2s2, 2 2 4 और 2p1, ठीक है, 2p1 हो जाएगा। क्लियर है? तो एलिमेंट यहाँ पर है बोरॉन, बोरॉन के पास 5, ठीक है, तो 2 2 4 1 5 हमने भर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 2 4 1, सॉरी यहाँ पे तो 7 है ना, तो 2 2 4 और 2 2 4 और 3 7। तो देख लो आप यहाँ पर, ये मैं डब्बा बनाऊंगा एस का, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये एस का डब्बा बनाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये पी का डब्बा बनाऊंगा, 3 डब्बे बनाने पड़ेंगे। अब कुछ लोग ये हरकत मत कर देना कि जब इसका ये डब्बा बनाना, ध्यान से देखना यहाँ पर जो मैं लिख कर रहा हूँ, ये 2p3 का, कि 1 भरा, 2 भरा और 1 भर दिया, ऐसे नहीं भरा जाता है। मैं नाइट्रोजन का करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे नाइट्रोजन है, ये 7 है, तो इसके पास 2,5 है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में तो आ रहा है ना, 2,5, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो मैं 1s2 करूंगा, पहली वाली शेल में तो एक ही s होता है, दूसरे वाले में s भी होता है, p भी होता है, तो 2s2, 2 2 4, कितना बचा? कितना बचा इसके पास? कितना बचा? 2 2 4, 3 बचे, ठीक है, 3 बचे, तो 2p3। तो ये इस तरह से बनेगा, 2s का ये बन गया डब्बा, और 2p का डब्बा, 3 डब्बे होते हैं p के पास, p के पास 3 डब्बे होते हैं। तो ये मत कर देना, ये मार देंगे झापड़। क्यों? क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सब में, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सब में। एक ऐसे भर दिया, ठीक है, 3 हो गए, बस हो गए 3, हो गए 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तीनों अनपेयर्ड हैं, 3 अनपेयर्ड हैं इसके पास, 3 है, इसके पास 1 है। ऑक्सीजन का 8 था भैया, ऑक्सीजन का 8 था, तो ज़्यादा लोचा मत करो, इसमें 8 था तो 2,6 होगा, यानी यहाँ पर पी में 4 आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन में 1 यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड बचेंगे, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड बचेंगे। भैया नियॉन तो इनर्ट गैस है, इसके पास नहीं होगा, क्या है? देख लो, 10 होते हैं इसके पास, 10 होते हैं नियॉन के पास, ये नियॉन है 10 है, यानी 2,8, यानी 2,8 मतलब 1s2 और 2s2, ठीक है, और 2p4, 2p4 हो जाएगा इसमें, 2 2 4 और 1 सेकंड, 2p6 हो जाएगा इसमें, 2 2 4 और 6 10, 2p6 हो जाएगा। एस में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, एस में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। पी में 3 ऑर्बिट डब्बे होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, सब पैड हो गए। कितने अनपैड हैं? 0। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी के साथ 1 को मैच करवाओ, डी को 1 के साथ, और सी को 2 के साथ, और बी को 4 के साथ, और इसको करवा दो 3 के साथ, तो 3 4 2 1। समझ में आ गया? और ना समझ में आया हो तो इसको पीछे करके देख लेना, ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो। 1000 रुपये फिर से भेजे हैं सौरभ ने, और लिख रहे हैं वल्ला हबीबी, चलो हम दोनों मिलकर गरीबों को खाना खिलाते हैं। पहले वही सौरभ मेरे को ही खिलाना, ठीक है क्योंकि तुम्हारे सामने तो मैं गरीब ही हूँ अभी तो। चलो भाई, समझ में आया सभी को? अरे तुम ये बताओ समझ में आया कि नहीं? ऑफर तो है, ठीक है। 1s 2s 2p के बाद 3s आता है, हाँ 3s आता है, तो हो सकता है मैंने लिख दिया हो 1s 2s के बाद 2s के बाद 2p। कहाँ पे उन्होंने लिखा है क्या कहीं पे? ओके ठीक है, ये लिखा है 3s आएगा, वो वैसे बात है, क्योंकि sp के बाद ये शेल चेंज हो गया, ये k है, ये l है, ये m है, सॉरी फॉर दैट, यस द वॉरियर गेमिंग, ठीक है, ठीक, क्लियर। कॉपर का बता दो, बताते हैं अभी, ठीक है, आगे आई थिंक क्वेश्चन रखा है, मैंने देखा था अभी शायद। नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद f नेगेटिव। f का मतलब क्या है? f में आपका कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, यानी कि 10। भाई जिसको वैसे तो समझ में आ गया, काफ़ी लोगों को, जिनको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे कर लो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें तो आया हुआ है। अगर आप CAPF सीरियस में बैठने वाले हो तो अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है, कि किस तरह से भरते हैं। के शेल में s और सब ऑर्बिटल होती है, इसमें सब शेल होती है, इसमें के पास s और p आती है, इसके पास spd, इसके पास spdf। s के पास सिर्फ एक डब्बा होता है, p के पास 3 डब्बे होते हैं, d के पास 5 डब्बे होते हैं, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और हम ऐसे भरते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर डब्बे में भर देते हैं, फिर से पहले डब्बे से शुरू करते हैं, पहले तो एक एक भरते हैं सब में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10, 8 होता है, 2 ले लिए, 10 हो गया इसका। 11 होते हैं, एक छोड़ दिया, 11 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एक छोड़ दिया, 10 हो गए। नियॉन 10 होते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर, 7 इलेक्ट्रॉन, एक ले लिया, 8 बचेंगे, 8 होंगे। एज प्रपोज्ड बाई डाल्टन, ठीक है, एज प्रपोज बाई डाल्टन। तो यहाँ पर बताना है डाल्टन जो प्रपोज किया था तो फॉस्फोरस का सिंबल क्या था। अब यार मैंने आपको ये कल बताया था, आपको अगर याद हो, ठीक है, कल बताया था मैंने आपको, याद हो अगर आपको, कि फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 3 होती है। एटॉमिसिटी से पढ़ाया तो नहीं, तो 3 डंडी बनेगी। ये किसका होता है? ये सल्फर का होता है। ये किसका होता है? जल्दी से बताओ, ये जो मैं बना रहा हूँ ये किसका बना रहा हूँ मैं? ये किसका मैंने बनाया है? चलो अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग साइज क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलो तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। पैरों में यार कितनी जोर की ठंडी लग रही है यार, तुम लोगों को भी लगती है क्या? बैठे रहते हो तो बड़ी जोर की ठंडी लग रही है। चलो भाई, तो यहाँ पर
इंक्रीजिंग एटॉमिक उसके में लगाना। अब देखो कार्बन कहाँ से आता है हमारा, तो कार्बन आता है 14 ग्रुप से, 14 ग्रुप में ऐसे बैठा हुआ है। फिर बोरॉन यहाँ बैठा हुआ है उसके बगल में 13 ग्रुप में। फिर सिलिकन कहाँ है, कार्बन के नीचे है। एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे होगा। तो देखो ऊपर से नीचे में बढ़ता है तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, और लेफ्ट साइड में घटता है तो सिलिकन का तो कम ही होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में घटता है तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा तो किसी का होगा नहीं, एल्यूमिनियम से ज़्यादा तो होगा नहीं। अब तुम मुझे बताओ, एल्यूमिनियम के पहले मैं सिलिकॉन को लगाऊंगा बोरॉन को, तो मैं बोरॉन को लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट से राइट में, एक सेकेंड, 2,3 और इसके पास होगा नहीं सिलिकन का ऑब्वियस से बात है, थर्ड पीरियड से ना, तो 14 है तो 2,8,4 होंगे। इसके पास 3 शेल है, इसके पास सिर्फ 2 शेल है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा देन सिलिकन का होगा, क्योंकि सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर नीचे से आप क्या कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो सिलिकन में आप देखो सिलिकन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 का मतलब 2,8,4, ठीक है। बोरॉन के पास तो 5 ही होते हैं ना, तो 2,3 तो नहीं, एक शेल कम हो गई, यानी ये बोरॉन है ये सिलिकन है, तो सिलिकन बड़ा होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन बोरॉन कार्बन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं कॉपर का, जो आप में से कोई पूछ रहा था कि कॉपर का सर बताइए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है ना, तो कॉपर का आप देख लो। तो उसके लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कितना होता है 18, 26, 27, 28, 29, ठीक है, तो 29 होता है इसका, है ना, 29 होता है, हाँ 29 होता है, ठीक है, 29 होता है। अब करते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2,8,18, 2, 8, 10, 18, 28, 1, 29, क्लियर हो गई इतनी चीज़। 2, 8, 10 और 18, ये किस लिए लिखा है समझ में आया, आप समझ में आया कि ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए, ठीक है। वैसे तो ऑक्टेट को यहाँ पर वैसे काम नहीं होता ना, तो सर नहीं यार यही होगा उसका, ठीक है। चलो तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, बड़ा आसान होता है। ये एस बना दो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब ये दूसरी शेल है ना, दूसरी शेल है तो इसके पास एस भी होगा पी भी होगा, तो यानी ये 1s2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2s2 और 2p6 हो जाएगा, तो 2s2। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो निकालने नहीं ना, ये डब्बे तभी बनाने भैया जब अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हो, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछा है, तो खत्म करो मामला। तो ये 1s2, ये 2s2, 2p6। अब हम तीसरी वाली में आ गए, तीसरी के पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एस। अब क्योंकि तीसरी में आ गए तो 3 का इस्तेमाल करेंगे, एस भी है, एस भी है, पी भी है और डी भी है। डी में 5 डब्बे होते हैं, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 आ सकते हैं, 10, 6, 16, 2, 18। अब किस में आ गए, 4th ऑर्बिटल में आ गए। इसके पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, लेकिन एफ तो छोड़ो, एस से ही काम चल जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बता दो, नहीं बहुत मारेंगे जल्दी से। तो आंसर क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 होगा, ठीक है, 2p6 होगा, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, खत्म, ठीक है, खत्म, ठीक है। और ये ध्यान रखना इसके पास एक ही अनपेड, ये सब तो पेड होंगे, ये पेड होंगे ये आपस में, क्योंकि भाई 6 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपस में पेयर नहीं होंगे, ठीक है। ये भी पेयर हो जाएंगे, ये भी पेयर हो जाएंगे, ये 5 ऑर्बिटल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सब पेयर नहीं हो जाएंगे, 2-2 भरेंगे सब में, ये अकेला बचेगा, तो एक पेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है, विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सर उसको नहीं अगर वो आया ना तो एक बार आप रिपीट करके देख लो जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। पीछे करके आपको देख लो अगर वो नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे आपके 9। अब ये मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो, कल मैंने समझाया था कि नहीं, एक बार बताओ ये क्या बोलते हैं उसको, वो जो मैंने आपको बताया था ये क्वांटम नंबर S, P, D, F, मैंने बताया था ना ये किस तरह से, यहाँ पर जो आपका ये n होता है, एक m होता है, मतलब एक n होता है, ठीक है, एक होता है आपका एजोमेथिल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथिल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे थर्ड शेल की बात हो रही तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 आंसर आएगा, स्क्वायर कर देना होता है, उतनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड होती हैं। इनमें से कौन सिंगुलर वैलेंसी एग्जिबिट करता है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिंगुलर वैलेंसी, यानी कि एक ही वैलेंसी शो करेगा, बाकी जो है वो मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं। हाँ जल्दी से बताइए। तो सल्फर की कितनी होगी, सल्फर की होगी 2, क्यों होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, और 2,6 तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लेता है, ठीक है। कॉपर तो ट्रांजिशन मेटल होता है तो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है ये भी आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कई बार ये देखा गया है कि या तो 3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो ये कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है आसानी से, या कभी कभी 5 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। जी हाँ, तो इसमें ये भी कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है कि ये कभी कभी 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है। और
होती तो यार सोडियम की भी एक ही है, सोडियम की भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। फॉस्फोरस और कॉपर की तो मल्टीपल ही होती है, वेरिएबल ही होती है। एक बार देखना पड़ेगा आंसर किसे, जो जियो साइंटिस्ट ने पूछा गया था कि उसने सल्फर माना था कि सोडियम। मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर उसने शायद सोडियम माना हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है यहाँ पर सल्फर जिस तरह से 5 दे देता है, सॉरी फॉस्फोरस 5 दे देता है, उस तरह से सल्फर भी दे देता है। तो इसको एक बार मैं नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो पब्लिक तो आपकी रहेगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से सोडियम माना होगा उसने, ठीक है, शायद। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से 200 रुपये भेजें सौरभ ने। भाई लोग, मैं आप लोग की मदद करना चाहता हूँ बट कैसे करूँ, कोई जगह नहीं मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट हैज़ दी सेम वैलेंसी, तो सेम वैलेंसी किसकी है? इनकी तो होगी नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये एल्कली मेटल है, एक होगी, इनकी दो होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, दो होगी, दो होगी, एक होगी, दो होगी, दो होगी, दो होगी। ये सिर्फ आप ग्रुप नंबर से ही पता लगा सकते हैं। एल्कली मेटल एक होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल वालों की दो होती है, जैसे हेलोजन्स की मतलब चैल्कोजन की दो होती है, हेलोजन की एक होती है, और इनर्ट गैसेस की जीरो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मैंने बताया था एनायन का साइज़ बड़ा होता है कैटायन के कंपैरिजन में, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा? O2 नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, ठीक है, इसका सबसे बड़ा होगा। देन ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो सबसे बड़ा साइज इसका, जिसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, इसने एक लिया, इसने एक दिया, इसने दो दिए, ठीक है। 16 क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, एक्सेप्शन मैंने पढ़ाया था। वैसे तो इलेक्ट्रॉनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो तो फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ध्यान रखिएगा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल रहे थे, वो हाईएस्ट होती है। क्लियर है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं? देखो वो चीज़ मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर, आई थिंक, है ना, अब मुझे याद आ रही है कि ये जो मैंने यहाँ पर ये खाली छोड़ा था, S&P ब्लॉक कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इसकी जो PDF है वो मैं वैसे आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, ये बैच की क्लासेस हैं और इसकी PDF आपको मतलब रिकॉर्डेड, वैसे ये तो पब्लिक रहेगी, लेकिन बाकी जो क्लासेस होती हैं वो सब आपको इसके हैंड रिटन नोट्स PDF वो सब आपको परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे जो बैच है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो P ब्लॉक टुगेदर विद ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी हेनरी मॉजले ने, ठीक है। मेंडलीव ने 1869 में, 1865, 1817 और 1913 में, ठीक है। 1869, ये न्यूलैंड ने 1865 और डॉबरमैन ने 1817 में। तो लेक्चर होता है खत्म। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग करेंगे, देख रहे हो डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन, ये 70 क्वेश्चन है आपके टोटल। ये हम लोग आज या फिर कल करेंगे, क्योंकि आज तो आपकी करंट अफेयर की भी क्लास है ना शाम को, तो देखते हैं आज या कल बैच में करेंगे, कल संडे आपका, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन है, ये मैं PDF आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, मतलब प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हो। बाकी अभी बैच का आपको पता है, कल मैंने ऑफर स्टार्ट किया था, क्योंकि है ना खुशखबरी के चलते, तो इसलिए आप परमार, ठीक है, कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं, परमार 3.0, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए परमार 3.0। और जो 2.0 के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनको 3.0 में जाना है, तो वो अगर वो 2.0 में थे तो इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, परमार 2.0, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के में लगेगा जिन्होंने 2.0 में एनरोलमेंट कर रखी थी, और नॉर्मल लोगों के में, जनता में, ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, हैंड रिटन नोट्स और क्विजेज सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। आज की जो लेक्चर है वो मैं पब्लिक रखूँगा यूट्यूब पे ही, बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया कि सर लेक्चर बड़ा था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है, तो इसलिए, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर से ज़्यादा तो मेरे घर के बर्तन धोने वाला कमा लेते हैं, सौरभ जी का फिर से 200 रुपये भेज के ये कहना है। तो सौरभ जी ने आज आई थिंक 2000 तक का तो कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही डाला होगा, है ना। डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, 2 पॉइंट स्टूडेंट का हूँ, स्टूडेंट कल बताए थे हैप्पी स्टोर जी, उसी आईडी से लॉगिन करो जिससे 2.0 में एनरोल किए थे, तभी वो तुमको डिटेक्ट कर पाएगा। तुम्हारे चेहरे से तो पहचानेगा नहीं कि हाँ अच्छा इसी इसने तो एक बार 2.0 खरीद रखा है, वो तभी तुम्हें डिटेक्ट करेगा जब तुम उसी आईडी से परचेस करोगे, तो ठीक है। तो इनके लिए ज़्यादा डिस्काउंट है, 40% है, और बाकी कुछ यहाँ पर भी है, देख लीजिएगा कोड लगा के, ठीक है। परमार अकेडमी एप्लीकेशन और वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट है, ये नंबर है, मेरा नंबर नहीं, व्हाट्सएप नंबर, लेकिन इससे जाने से पहले आप जो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जो डाउट है ना सेक्शन है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा चैट का सेक्शन, और यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सभी को। आप मतलब क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछना है तो, ऑलराइट, चलो थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और कल आप लोगों की छुट्टी है क्योंकि संडे है कल, वैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन आज मैंने बोला था कि पीरियडिक टेबल की रहेगी। मंडे को जो है, मंडे को हो सकता है कि छुट्टी हो जाए शायद मंडे को, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम से गाँव जाना था, ठीक है, यानी कि अपने विलेज में जाना था, विलेज में, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि क्लास, ठीक है, कल शायद ना हो, मतलब सॉरी परसों, ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने सैटरडे को आज क्लास रख दिया है, इसीलिए रख दिया था क्योंकि मंडे को शायद ना हो, मुझे गाँव थोड़ा सा किसी काम से जाना था। चलो 11वां वाला देखना, एक सेकंड, 11वां वाला देखना, एक सेकंड रुक जाओ। 11वें वाले में क्या है? अरे यार फिर से चला गया। टू एस टू 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। क्या दिक्कत है इसमें? सोडियम हमेशा एक देता ही है।
क्या दिक्कत है इसमें? 11th वाले में क्या दिक्कत है भाई? 3D10 4S1 ही तो होगा। बी होगा, क्यों होगा बी? क्यों होगा बी भाई? अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक और तरीके से तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ऑर्गन, ध्यान रखिएगा, 4S1 3D10, ठीक है। दूसरे तरीके से भी इसको हम लिखते हैं, ये दूसरा तरीका है लिखने का। इसको नोबल गैस लगा देते हैं आँख आगे और उसके बाद इस तरह से लिखा जाता है। वो तो आई थिंक इसमें यूपीएससी में भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को एंड धन्यवाद। और बाकी जैसे आता है मंडे को थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, मंडे को क्लास शायद नहीं होगी, ठीक है। तो ऑर्गन 4S1 और 3D10 भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।